यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 231। मिलिट्री स्टार जेल। वांग हाओ को जियाओबाई से पहले ही पता चल गया था कि कियू लेई जेल से भाग गया है। तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वांग हाओ ने लिंग जियाओ और दूसरों से कहा। जूनियर ब्रदर, तुम पहले जाओ, मैं पीछे कवर करूंगा। लिंग जियाओ ने वांग हाओ को पकड़ लिया, उसका चेहरा बहुत गंभीर था। तुम पीछे कवर करोगे? वांग हाओ एक पल के लिए चौंक गया, फिर सिर हिलाया। ठीक है। ये कहकर उसने सीधे टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट को कुचल दिया, जो एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया जो आसमान में चली गई। लिंग जियाओ वहीं हैरान खड़ा रहा। ये जूनियर ब्रदर थोड़ा ज्यादा ही सीधा था। केयान वानयांग और चेन याओ ने लिंग जियाओ को थम्स अप दिया। बॉस लिंग, तुम सच में हीरो हो। बोलने के बाद उन्होंने भी अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट को कुचल दिया और मौके से गायब हो गए। इस समय सोंग जी और सैनिकों ने स्थिति देखी और बार बार चिल्लाए, कैदी भाग रहे हैं, जल्दी से एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाओ और इन लोगों को गोली मार दो। लिंग जियाओ ने लेजुवान और जिया वेई वेई की ओर देखा और चिल्लाया, तुम लोग भी जल्दी करो और जाओ। लेजुवान और जिया वेई वेई की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, बड़े भाई लिंग जियाओ, सावधान रहना। बोलने के बाद वे भी सफ़ेद रोशनी में बदल गए और वहां से गायब हो गए। लिंग जियाओ पीछे मुड़ा और हमला कर रहे सैनिकों को ठंडी नज़रों से देखते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन तुम अपने पास रख सकते हो। जैसे ही उसने कहा, लिंग जियाओ ने पहले ही स्पेस मिसाइल उठा ली थी, फिर उसे जोर से फेंका, जिससे स्पेस मिसाइल सोंग जी की ओर जा गिरी। साथ ही उसने तेजी से टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट को कुचल दिया और एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया जो आसमान में चली गई। नहीं, सोंग जी और सैनिकों ने हालात देखे और डर के मारे बाहर की ओर भाग गए। गड़गड़ाहट। लेकिन तय समय पर जोरदार गर्जना हुई और एक खतरनाक मशरूम बादल सीधे आसमान में चला गया। डॉट 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 डॉट। सिविलियन स्टार अंडरग्राउंड बेस। जुकियानकिन और बाइबियान वांग हाओ और उसके ग्रुप को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या वांग हाओ ने तब सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट नहीं मांगा था? और वह टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट कियू लेई के इस्तेमाल के लिए था, लेकिन अब इतने सारे क्यों हैं? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा? वांग हाओ ने उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखा। जुकियानकिन ने गुस्से में वांग हाओ को घूरा, फिर हैरानी से पूछा, तुम्हें टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट कहाँ से मिले? मैं हाल ही में बोर हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ बना लिए। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। तुमने बनाए? सब लोग हैरानी से वांग हाओ को घूरते हुए बोले। अगर वे अभी अभी वांग हाओ से मिले होते और उसने कहा होता कि उसने कुछ टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट बनाए हैं, तो वे कहते कि अगर उन्हें पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वे इस पर यकीन नहीं करेंगे। आखिरकार इस तरह के हाईटेक प्रोडक्ट में बहुत सारी जानकारी शामिल होती है, एक 17 साल का टीनेजर इसे कैसे बना सकता है? लेकिन वांग हाओ की 3 स्टेप्स में कविता लिखने की काबिलियत, उसका अजेय मार्शल आर्ट टैलेंट, उसका बेमिसाल पोषण टैलेंट, उसका सुपर म्यूजिक टैलेंट और उसका बेमिसाल बेशर्म टैलेंट देखने के बाद कुछ टेलीपोर्टेशन बनाना ब्रेसलेट इतने भी गलत नहीं लगे। कियू लेई ने वांग हाओ को बड़ी उत्सुकता से देखा। बाइबियान को वांग हाओ की काबिलियत के बारे में बात करते हुए सुनकर वह चौंक गया। वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि एक 17 साल के टीनेजर को इतने सारे स्किल्स सीखने और पुरानी पीढ़ी से भी बेहतर बनने के लिए किस तरह के टैलेंट की ज़रूरत होगी। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, हमें जल्दी निकलना चाहिए, बाइबियान ने बार बार कहा। अगर वे बातें करते रहे तो जेमिनी स्टार जल्द ही बंद हो जाएगा और तब निकलना मुश्किल होगा। सबने सिर हिलाया, फिर ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप की ओर चल पड़े। एक मिनट रुको, वांग हाओ ने अचानक सबको रोक दिया। क्या हुआ? क्या कुछ और है? बाइबियान ने उत्सुकता से पूछा। सबने भी वांग हाओ को उत्सुकता से देखा। यह आदमी अभी अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा है, यह क्या करने का प्लान बना रहा है? वांग हाओ मुस्कुराया और कियू लेई के पास आया। कियू लिंगहान ने तब कहा था कि जब तक मैं तुम्हें प्रिजन स्टार से बचाऊंगा, मुझे इनाम में हेवनली इंपीरियल डिवाइन थंडर मिलेगा। अब जब मैंने तुम्हें बचा लिया है तो चलो साथ में एक फ़ोटो लेते हैं और फिर यहीं से अलग हो जाते हैं। वांग हाओ, तुम क्या बात कर रहे हो? जुकियानकिन ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा। कोई ऐसे किसी को कैसे बचा सकता है? अगर उन्होंने अभी कियू लेई को छोड़ दिया तो क्या ये कियू लेई को फिर से पकड़वाने जैसा नहीं होगा? वांग हाओ, उस लड़की का मतलब था कि तुम यंग मास्टर कियू लेई को इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस लाओ, न कि सिर्फ उन्हें प्रिजन स्टार से बचाओ, बाइबियान ने जल्दी से समझाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कियू लेई ने उसे टोक दिया। लगता है इस जवान दोस्त को कुछ गुस्सा है। लिंग जियाओ आगे बढ़ा और रूखेपन से बोला, इस बार सीनियर कियू ने तुम्हें बचाने के लिए इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी सेनाओं के सभी जूनियर्स को इकट्ठा किया है और पूरी तरह से हमें टूल की तरह इस्तेमाल किया है। अगर जूनियर ब्रदर की चालाकी न होती तो हम भी अभी तुम्हारी तरह कैदी होते। कियू लेई की भौहें तन गईं और वह बार बार पूछ रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि इस बार याओतियान फेडरेशन ने इंटरस्टेलर फेडरेशन को लोगों को छुड़ाने देने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बनाया था, बल्कि एक जंग शुरू करने का प्लान बनाया था। ले जुबान ने गुस्से में कहा। कियू लेई की पुतलियां अचानक से उड़ गईं। उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। छोटे भाई वांग हाओ, इस मामले में जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें पक्का एक संतोषजनक जवाब दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए? कियू लेई ने गंभीर होकर कहा। वांग हाओ मुस्कुराया और एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जब तक तुम इस पर साइन कर दो, मैं तुम्हारी स्काईफाई कंपनी को मुझे धोखा देने के लिए माफ कर सकता हूँ। कियू लेई ने उत्सुकता से कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे देखा, फिर पूरी तरह से हैरान रह गया। ये कॉन्ट्रैक्ट असल में स्काईफायर कंपनी के 50% शेयरों के लिए एक ऑथराइजेशन लेटर था और इसका बेनिफिशियरी वांग हाओ था। इस कॉन्ट्रैक्ट से सब लोग भी चौंक गए। इस बदमाश की भूख बहुत बड़ी है। वह असल में स्काईफायर कंपनी के आधे शेयर चाहता है। क्या तुम ये भी निगल सकते हो? छोटे भाई वांग हाओ, 50% बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1% दे सकता हूँ। कियू लेई ने गहरी सांस ली, अपने अंदर की उथल पुथल को शांत किया जो तेरी माँ की भड़ास की भगदड़ जैसी लग रही थी। डील। वांग हाओ ने डील पक्की की, 1% शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कियू लेई को दे दिया। ये सीन देखकर सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए। क्या इस आदमी ने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि कियू लेई उसे सिर्फ 1% शेयर ही देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता था? लेकिन ये तो बहुत ही अजीब है। मुझे तुम में और ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है। कियू लेई मुस्कुराया और वांग हाओ की तरफ देखा। उसने वांग हाओ को 1% शेयर इसलिए दिए क्योंकि पहली बात, वांग हाओ ने उसे बचाया था। दूसरी बात, उसे भागने के रास्ते में अभी भी वांग हाओ की मदद की ज़रूरत थी। और तीसरी बात, वह वांग हाओ का दिल जीतना चाहता था। आखिर उसे उस छोटी मकड़ी में बहुत दिलचस्पी थी। वांग हाओ ने कियू लेई को नफरत से देखा। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खांसी खांसी। सबका गला तुरंत भर आया। इस बदमाश की बेशर्मी सच में बिल्कुल नहीं बदली है। इसका स्वाद अभी भी वही है, रेसिपी वही है। कियू लेई मुस्कुराया, गुस्सा नहीं हुआ और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया और अपना हाथ का निशान भी लगा दिया। कियान वानयांग और चेन याओ ने ये सीन उत्साह से देखा। जब तक वे सुरक्षित रूप से इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस आ सकते थे, तब तक वांग हाओ स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता। हालांकि यह सिर्फ 1% था। शेयरों का ये पैसा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सभी लोग जल्दी से ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप में सवार हो गए और अपनी भागने की यात्रा शुरू कर दी। सिविलियन स्टार पर अंडरग्राउंड बेस में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप ने धीरे धीरे उड़ान भरी। वांग हाओ ने कियान वानयांग के कंधे पर थपथपाया और कहा, कॉकपिट में जाओ, रेलगन चालू करो और मेरे लिए प्रिजन स्टार को मार गिराओ। कियान वानयांग ने सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वांग हाओ प्रिजन स्टार पर हमला क्यों करना चाहता था, लेकिन उसने बॉस के ऑर्डर के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। वह बस जाकर कर देगा। वांग हाओ, तुम अब क्या कर रहे हो? तुम बिना किसी वजह के प्रिजन स्टार पर हमला क्यों कर रहे हो? ले जुबान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। छोटे आदमी, क्या तुम्हें बस डर है कि दुनिया पहले से ही अस्त व्यस्त नहीं है? कियू लेई हंसे बिना नहीं रह सका। लिंग जियाओ ने अपनी कनपटी रगड़ी और कहा, जूनियर ब्रदर, अगर यह प्रिजन स्टार मार गिराया गया तो ग्लोरियस हेवन फेडरेशन हमें कभी जाने नहीं देगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रिजन स्टार ग्लोरियस हेवन फेडरेशन की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल है। वहाँ कैद सभी लोग अहम लोग हैं, जिनमें से कई युद्धबंदी या ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के विदेशी युद्धों के दौरान पकड़े गए बंधक हैं। हालांकि ये लोग अभी युद्धबंदी हैं, लेकिन वे सभी कियू लेई की तरह ही अलग अलग स्टार सिस्टम की बड़ी ताकतों से आते हैं। उनका रुतबा और पद है और वे स्टार फेडरेशन के बीच टकराव भी पैदा कर सकते हैं। नहीं तो कियू लेई को पकड़े जाने के बहुत पहले ही मार दिया गया होता। वे उसे 5 साल से ज़्यादा समय तक मुफ्त में क्यों रखेंगे? बेशक उन बड़ी ताकतों को रोकने और उन्हें लापरवाही से काम करने से रोकने का भी इरादा था। लेकिन अगर वांग हाओ अभी एक ही गोली से प्रिजन स्टार को उड़ा दे और अंदर के कैदियों को मार डाले, तो वे बड़ी ताकतें ज़रूर गुस्सा हो जाएंगी। और बिना किसी रोक टोक के ये सोचना आसान है कि ये बड़ी ताकतें क्या करेंगी। अगर सिर्फ एक होता तो ठीक था, लेकिन अगर दर्जनों सैकड़ों होते तो कुछ ही मिनटों में ग्लोरियस हेवन फेडरेशन पर हर तरफ से हमला हो जाता। और गुनहगार होने के नाते वे पक्का ग्लोरियस हेवन फेडरेशन का ध्यान खींच रहे होते। भागने में मुश्किल होना आम बात नहीं होती। छी, वांग हाओ ने मुंह बनाया, भले ही हम प्रिजन स्टार पर हमला न करें, क्या तुम्हें लगता है कि ग्लोरियस हेवन फेडरेशन हमें जाने देगा? यह लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। अब उनके पास ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के सबसे एडवांस्ड मेचा थे। अगर उन्हें जाने दिया जाता तो ये सच में अजीब होता। जब ऐसा है तो हम उनके लिए इसे आसान क्यों बनाएं?
वांग हाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और वह पहले से ही सोच रहा था कि इतनी बड़ी लड़ाई शुरू करने के लिए उसे कितने विलेन पॉइंट मिलेंगे। ओह, ठीक है, ली युनयांग स्पेसशिप पर नहीं लग रहा, ले जुवान अचानक चिल्लाया। ली युनयांग। सब एक पल के लिए हैरान रह गए, और फिर उन्हें याद आया कि ली युनयांग उनके साथ नहीं था, बल्कि खेती करने के लिए जंगल में गया था। जूनियर ब्रदर, क्या हमें पहले ली युनयांग को नहीं ढूंढना चाहिए? लिंग जियाओ ने कहा। वांग हाओ ने नफरत से मुंह बनाया, हम दुश्मन के साथ होशियारी और हिम्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह आदमी सिर्फ आराम करना और मजे करना जानता है। ऐसे टीममेट का क्या फ़ायदा? लिंग, स्पेस जंप की तैयारी करो, चलो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि ली युनयांग बेकार है और उसे सबसे पहले दफा हो जाने को कहा था? और पर्सनल वजहों से बदला लेने का ये काम, क्या वांग हाओ को ये बहुत साफ नहीं लगता? इस समय 100 ट्रांसफॉर्मेशंस ने ली युनयांग के बारे में कियू लेई को पहले ही बता दिया था। कियू लेई ने अपनी ठुड्डी खुजाई और कहा, 100 ट्रांसफॉर्मेशंस, ली युनयांग नाम के इस बच्चे को मैसेज भेजो, उसे अच्छी तरह छिपने के लिए कहो और दूसरों से उसे घर लाने को कहो। हाँ, 100 ट्रांसफॉर्मेशंस ने सिर हिलाया और ली युनयांग को मैसेज भेजना शुरू कर दिया, और साथ ही जेमिनी स्टार पर छिपे लोगों को भी मैसेज भेजा कि वे पक्का करें कि ली युनयांग सुरक्षित है। फुस, तभी हवा के टूटने की तेज सीटी जैसी आवाज आई। रेलगन ने एक कॉस्मिक मिसाइल दागी, जिसकी लंबी पूंछ तेजी से प्रिजन स्टार की ओर बढ़ी। इस समय मिलिट्री स्टार में पहले से ही अफरा-तफरी मची हुई थी। नए बने मार्शल तियानहोन सोंग चेंग को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घास के घोड़े उसके दिल में दौड़ रहे हों। अभी अभी उसे सैनिकों से रिपोर्ट मिली कि मिलिट्री स्टार पर सभी हाईटेक इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुके हैं। प्रिजन स्टार पर कियू लेई सफलतापूर्वक भाग गया है। यहाँ तक कि कुछ छोटे लड़के भी जो अभी अभी पकड़े गए थे भाग गए हैं, और उसका बेटा सोंग जी मौत के कगार पर है, उसकी जान खतरे में है। ये बुरी खबरें सुनकर सोंग चेंग का दिमाग तुरंत खाली हो गया। वह सोच सकता था कि जब बड़े अधिकारियों को इन बातों का पता चलेगा तो उसे कैसी सजा मिलेगी। मार्शल, कुछ गड़बड़ है। हमने अभी अभी एक कॉस्मिक मिसाइल को प्रिजन स्टार की ओर तेजी से उड़ते हुए देखा है। एक सैनिक दौड़कर रिपोर्ट करने आया। क्या? सोंग चेंग चिल्लाया और फिर दिल टूटने से दहाड़ा, जल्दी से इंटरसेप्टिंग मिसाइलें लॉन्च करो, मेरे लिए कॉस्मिक मिसाइल को मार गिराओ। सिपाही ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, मार्शल, सारा सामान पैरालाइज हो गया है, इंटरसेप्टिंग मिसाइलें बिल्कुल भी लॉन्च नहीं हो सकती। सब खत्म हो गया। सोंग चेंग सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह पूरी तरह से सोच सकता था कि प्रिजन स्टार के खत्म होने के बाद ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के खिलाफ कितनी सेनाएं एक साथ जंग छेड़ देंगी। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में स्टार सिस्टम मवेशियों के बालों जितने अनगिनत हैं, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आसपास जहां ग्लोरियस हेवन फेडरेशन है, वहां और भी कई स्टार सिस्टम हैं। उनमें से आधे से ज़्यादा अपने ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के साथ दुश्मनी भरे रिश्ते में हैं, और इन सेनाओं ने ग्लोरियस हेवन फेडरेशन पर बड़े पैमाने पर हमला इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनके स्टार सिस्टम के कई बड़े लोग प्रिजन स्टार में कैद हैं। लेकिन एक बार जब प्रिजन स्टार टूट जाएगा और ये लोग मर जाएंगे, तो ये स्टार सिस्टम उन पर हमला करने के लिए बदला लेने का झंडा जरूर उठाएंगे। क्या हुआ? मेरे शानदार स्वर्ग संघ का आसमान नीचे नहीं गिरेगा। दरवाजे के बाहर से एक जोरदार और गूंजती हुई आवाज आई। सोंग चेंग ने ऊपर देखा और झाओ कुन को झाओ यिलिंग के साथ अंदर आते देखा। बेकार कचरा, जब तुम किसी छोटी सी चीज का सामना करते हो तो ऐसे घबरा जाते हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम उस समय वांग तियानी से इतनी बुरी तरह हारे थे। झाओ कुन की आंखों में एक शानदार चमक आ गई। ये देखकर सोंग चेंग चौंक गया और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह उस नज़र को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। उस समय वांग तियानी और ले युवानगुआंग ने उनके बेस कैंप में घुसपैठ करके उन मेका योद्धाओं को मार डाला। वे टूटे हुए बांस की तरह आगे बढ़े और उन्हें बुरी तरह मार डाला। और ठीक इसी समय झाओ कुन, जो ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के दूसरे बॉर्डर की रखवाली कर रहा था, समय पर पहुंच गया और वांग तियानी की सेना के साथ 1 महीने से ज्यादा समय तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी पक्ष दूसरे को हरा नहीं सका, और आखिर में उनके पास सिर्फ बातचीत करने का ही रास्ता बचा। और लड़ाई के दौरान झाओ कुन हमेशा ऐसा ही दिखता था, ऐसा चेहरा जैसे माउंट ताई के सामने गिरने पर भी शांत और स्थिर रहे। गड़गड़ाहट। तभी आसमान में एक बहुत बड़ी दहाड़ गूंजी और आग के एक गोले ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये खत्म हो गया। सोंग चेंग ने आसमान की तरफ देखा, वह वहीं पूरी तरह से हैरान रह गया। सच में बेकार, झाओ कुन ने ठंडी आवाज में कहा और फिर ऑर्डर देना शुरू किया, तुरंत सिविलियन स्टार को बताओ और वहां मौजूद स्पेसशिप से कहो, चाहे वे सिविलियन हो या मिलिट्री, कि वे सभी प्रिजन स्टार जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं। हालांकि उसने सोंग चेंग को बेकार कहा था, लेकिन झाओ कुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशकिस्मती से वह तेजी से भागा, नहीं तो उसे इसका इल्जाम लेना पड़ता।
उसी समय झाओ कुन को यह भी याद आया कि वांग हाओ ने क्या कहा था, अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वह गारंटी देगा कि उसे इतना नुकसान होगा कि उसके पास ताबूत भी नहीं होगा। अब इस बारे में सोचते हुए झाओ कुन को तुरंत पता चल गया कि यह सब उस बदमाश वांग हाओ की शरारत थी, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि वांग हाओ ने मिलिट्री स्टार पर लगे हाईटेक इक्विपमेंट को कैसे खराब कर दिया। हाँ, सैनिक को ऑर्डर मिला और वह जल्दी से उसे पूरा करने चला गया। दादाजी, कॉस्मिक मिसाइल से लगने के बाद क्या प्रिजन स्टार पर कोई जिंदा रह सकता है? झाओ यिलिंग खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। झाओ कुन ने सिर हिलाया और आह भरी, अंदर कैदियों की खेती बंद कर दी गई है। उनके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा होगा अगर हम एक को भी बचा लें। तो वांग हाओ और बाकी लोग? झाओ यिलिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये बदमाश मेरे ग्लोरियस हेवन फेडरेशन में अशांति फैला रहे हैं, मैं इन्हें कैसे जाने दूं? झाओ कुन गुस्से में था। सबको बता दो, तुरंत मेरे लिए उन बैटलशिप को ठीक करो और फिर इन बदमाशों को वापस पकड़ लो। हाँ, सैनिक को ऑर्डर मिला और वह उसे पूरा करने चला गया। झाओ यिलिंग का सुंदर चेहरा बहुत उलझन में था। एक तरफ उसे उम्मीद थी कि वांग हाओ सुरक्षित रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ उसे बता रहा था कि वह ग्लोरियस हेवन फेडरेशन की एक सदस्य है और उसे ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। यूनिवर्स लेवल के महान विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। वांग हाओ और दूसरों के जेमिनी से भागने के बाद याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारियों को भी यह खबर मिली कि प्रिजन स्टार पर बमबारी हुई है। इससे याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारी बहुत नाराज हुए। उन्होंने सोंग चेंग को बेकार कहकर कोसा, ये कहते हुए कि उसे असल में कुछ बच्चों ने इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। कोसा जाने के बाद सोंग चेंग का दिल ठंडा हो गया। उसने अभी अभी ऑफिस संभाला था, क्या इसके लिए उसे दोषी ठहराना सही था? लेकिन याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब झाओ कुन ऑफिस में था तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने पद संभाला इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर उसे नहीं तो किसे दोषी ठहराया जाए? सबसे ज़रूरी बात यह थी कि पिछली बार उन्होंने झाओ कुन को मार्शल पद से हटा दिया था। अंदाज़ा था कि बूढ़े आदमी को इससे बहुत अजीब लगा होगा। अगर वे अब उसे फिर से दोषी ठहराते तो वह शायद अपना सामान पैक करके घर खेती करने चला जाता। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो याओटियन फेडरेशन की अभी की हालत को देखते हुए उन्हें लीडरशिप का इतना अनुभव वाला मार्शल कहाँ मिलेगा? तो सभी बड़े अधिकारियों ने सोंग चेंग पर उंगली उठाई, उसे बेकार और निकम्मा कहकर कोसा। खासकर यह खबर कि लेवल 5 का बड़ा मेका और ब्रेन सेंसिंग रिमोट कंट्रोल डिवाइस वांग हाओ और दूसरों ने ले लिया, जिससे याओटियन फेडरेशन के लोग पूरी तरह से गुस्से में आ गए। बड़े अधिकारियों ने वांग हाओ और दूसरों को हर कीमत पर पकड़ने का ऑर्डर दिया। साथ ही प्रिजन स्टार पर जिन सैनिकों के युद्धबंदी मारे गए थे वे बिना किसी हिचकिचाहट के याओटियन फेडरेशन को परेशान न कर सके, इसके लिए पूरे याओटियन फेडरेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी अचानक होने वाली घटना को रोकने के लिए सभी बड़े मिलिट्री इलाकों से सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा गया। इसके अलावा आगे होने वाले युद्ध से निपटने के लिए याओटियन फेडरेशन ने रिटायर्ड सैनिकों को भी वापस बुला लिया और बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू कर दी। जब तक उम्र और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को पूरा करती थी, किसी को भी सीधे ले जाया जाता था। हालांकि इससे लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारियों ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि प्रिजन स्टार में कौन कैद है। वे बिना बड़ा चढ़ाकर यह भी कह सकते थे कि प्रिजन स्टार पर कियूलेई को सिर्फ औसत माना जाता था और कियूलेई से ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड वाले सैकड़ों लोग पैदा हुए थे। तो एक बार खबर फैल गई तो स्काईफायर कंपनी जैसी सैकड़ों सेनाएं बदला लेने की आड़ में याओटियन फेडरेशन पर हमला कर देंगी। ऐसी स्थिति में याओटियन फेडरेशन के बड़े अधिकारी कैसे शांत रह सकते थे? लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने और ट्रेनिंग तेज करने के अलावा उनके पास और क्या ऑप्शन थे? मिलिट्री स्टार मार्शल का ऑफिस। झाओ कुन ने अपना माथा रगड़ा, लेकिन दर्द अभी भी बहुत ज्यादा था। ये त्यानिक्सियों जो उसके पास था ने थोड़ी राहत के साथ कहा, यह अच्छी बात है मार्शल कि आपने आसानी से मिलिट्री पावर सौंप दी और सोंग चेंग को दोष लेने दिया, वरना हम बदकिस्मत होते। डू मिंग ने भी बार बार सिर हिलाया, फिर हंसते हुए कहा, उस आदमी सोंग चेंग ने सोचा था कि वह मार्शल का फायदा उठा सकता है, लेकिन आखिर में उसे न सिर्फ कोई फायदा नहीं मिला बल्कि उसने खुद को जिंदगी भर की परेशानी में डाल लिया। अब उसे चिंता करने की जरूरत है। अभी सोंग चेंग की चिंता मत करो। झाओ कुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, पहले मुझे बताओ, इंटरस्टेलर फेडरेशन के इन छोटे लोगों ने मिलिट्री इलाके के अंदर सभी तरह के हाई टेक इक्विपमेंट को एक पल में कैसे पैरालाइज कर दिया? ये त्यानिक्सियोंग और डू मिंग भी पूरी तरह हैरान थे। इंटरस्टेलर फेडरेशन के मौजूदा टेक्नोलॉजिकल लेवल को देखते हुए उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी रखना नामुमकिन था, लेकिन अब सच उनके सामने था जिससे उनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर तुम यह नहीं समझ सकते तो भूल जाओ। झाओ कुन ने हाथ हिलाया, कल हम बॉर्डर के लिए निकलेंगे।
हमारे पास वांग हाओ जैसे इन छोटे लोगों को पकड़ने का टाइम नहीं है। याओटियन फेडरेशन की बड़ी सेनाओं को बता दो कि वे अपनी सबसे मजबूत युवा पीढ़ी को भेजें। किसी भी कीमत पर उन्हें मेरे लिए वांग हाओ और इन लोगों को पकड़ना होगा। हाँ, ये त्यानिक्सियोंग और डूमिंग ने ऑर्डर मान लिया। मेरे याओटियन फेडरेशन में आकर इतनी बड़ी घटना करना और फिर बस चले जाना। बिल्कुल नहीं, इस बार हम दरवाज़ा बंद करके कुत्ते को पीटेंगे। झाओ कुन ने ठंडी सांस ली। इस बार बॉर्डर लाइन पूरी तरह से सील कर दी गई थी। भले ही वांग हाओ और दूसरों के पास स्पेस जेम्स हों, वे भाग नहीं पाएंगे। ... खबर फैलने के बाद बड़ी सेनाओं की टैलेंटेड युवा पीढ़ी ने उम्मीद में अपनी मुट्ठियां और हथेलियां रगड़ीं। हालांकि यह सुनकर कि वांग हाओ सिर्फ 17 साल का था, न सिर्फ लेवल 4 का मेडिसिन किंग, बल्कि स्वर्ग और इंसान की एकता को समझने के साथ साथ कई कुदरती तौर पर माहिर मार्शल आर्ट टेक्निक भी, उन सभी ने अपनी जलन जाहिर की। लेकिन जलन खत्म होने के बाद वे उत्साहित होने लगे। वे सभी सोच रहे थे कि अगर वे वांग हाओ को पकड़ सकें या मार सकें तो क्या ये लोगों के लिए एक खतरे को खत्म करने के बराबर नहीं होगा, और यह भी साबित होगा कि उनका अपना टैलेंट वांग हाओ से ज़्यादा मजबूत है। ये निश्चित रूप से शोहरत और दौलत दोनों पाने का एक अच्छा मौका था। वे इसे कैसे छोड़ सकते थे? हालांकि वे अपनी सीमाएं भी जानते थे, इसलिए वांग हाओ को ढूंढने जाने से पहले उनमें से हर कोई अपने साथ कुछ सबॉर्डिनेट ले आया। सभी मार्शल किंग और मार्शल जोंग कल्टीवेशन के थे। ... सिविलियन स्टार झाओ यिलिंग के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसके सामने पूरी तरह से काले कपड़े पहने औरतें थीं, कम से कम 30, सभी मार्शल जोंग कल्टीवेशन वाली थीं और बहुत कम मार्शल किंग तक पहुंची थीं। वांग हाओ ने सच में इस लड़की की भावनाओं को धोखा देने की हिम्मत की। ये लड़की इस गुस्से को पचा नहीं पा रही है। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? झाओ यिलिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, काले कपड़े पहनी औरतें एक एक वाक्य बोलने लगीं। युवती की मदद करो ताकि वह वांग हाओ को वापस पकड़ सके। फिर उसे चमड़े के कोड़े से तब तक मारो जब तक वह ईमानदार और बात मानने वाला न हो जाए। उसे पवित्र अंडरवियर पहना दो ताकि वह बाहर घूम न सके। हमें उसे तब तक काबू में करना होगा जब तक वांग हाओ की साधना युवती से आगे न निकल जाए, नहीं तो बाद में उसे काबू में करना मुश्किल होगा। काले कपड़े पहनी औरतों के बताए तरीके सुनकर झाओ यिलिंग का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये औरतें मर्द ढूंढ रही थीं या पालतू जानवर पाल रही थीं? अगर वे ऐसा करतीं तो यह अजीब होता कि वांग हाओ को काबू में किया जा सकता था। यह अच्छी बात थी कि वह घर गई और अपनी मां से सलाह ली, पति को काबू में करने के 36 तरीके सीखे। अब देखते हैं कि वांग हाओ कहां भाग सकता है। ठीक है, बहस करना बंद करो, सब लोग स्पेसशिप पर चढ़ो, हम वांग हाओ को वापस पकड़ लेंगे। झाओ यिलिंग ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और स्पेसशिप पर चढ़ने वाली पहली इंसान थी। ... इस समय ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप यूनिवर्स में घूम रहा था। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर केयान वानयांग बार बार चिल्ला रहा था, बॉस, ये बहुत बुरा है। अभी अभी स्काईफायर कंपनी के इंटेलिजेंस वालों ने खबर भेजी है कि याओटियन फेडरेशन के बॉर्डर हर जगह सील कर दिए गए हैं, खासकर इंटरस्टेलर फेडरेशन की ओर जाने वाले रास्ते, जिन पर कड़ी सुरक्षा है। यह अब थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम याओटियन फेडरेशन नहीं छोड़ पाए तो देर सवेर हमें पकड़ लिया जाएगा। कियू लेई ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचते हुए कि क्या कोई और रास्ता भी है जिससे वे जा सकते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बिना किसी वजह के प्रिजन स्टार पर बम क्यों गिराने गए? देखो अब क्या हुआ। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को घूरा, उस पर बेवजह परेशानी खड़ी करने का इल्जाम लगाया। वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े, प्रिजन स्टार पर बम क्यों गिरा रहे हो? अगर तुम मुझे कुछ और स्पेस मिसाइल दोगे तो मैं सीधे जाकर याओटियन फेडरेशन के इंपीरियल स्टार पर बम गिरा दूंगा। खांसी, सबका गला रुंध गया। उन्हें लगा कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। आखिर वांग हाओ कभी किसी चीज से डरता नहीं था। उसने प्रिजन स्टार पर ऐसे ही बमबारी की थी, इसलिए इंपीरियल स्टार पर बमबारी करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेशक बात यह थी कि उसे इंपीरियल स्टार के डिफेंस को तोड़ना था। हमारे पास अभी भी सोचने का समय है कि अब क्या करना है। सब लोग ध्यान से सोचो कि हम कहां से निकल सकते हैं। मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं अभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। कियू लेई ने सबको माफ़ी वाली नज़र से देखा, फिर बैबियन के साथ एक कमरे में घुस गया। ये दो बड़े आदमी क्या कर रहे हैं? वे गे तो नहीं हैं, है ना? वांग हाओ ने हैरानी से देखा जब दोनों आदमियों ने दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया। सब ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी का मुंह इतना जहरीला कैसे हो सकता है? क्या उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं हो सकता था? कॉस्मिक सुपर विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। डार्क यूनिवर्स में ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ रहा था। वांग हाओ स्टार मैप को घूर रहा था। इंटरस्टेलर फेडरेशन का रास्ता अब ब्लॉक हो गया था, इसलिए वहां जाना किसी जाल में फंसने जैसा था। इसलिए उन्हें इंटरस्टेलर फेडरेशन वापस जाने के लिए एक चक्कर लगाना पड़ा। बेशक अगर हो सके तो वे जाने से पहले कुछ बुरा भी कर सकते थे।
डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने शुरू में इंटरस्टेलर वॉर शुरू किया, 3 बिलियन विलेन पॉइंट्स हासिल किए। अगर इंटरस्टेलर वॉर पूरी तरह से शुरू हो जाता है तो बाद में इनाम मिलेंगे। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने सफलतापूर्वक इंटरस्टेलर वॉर शुरू किया, जिससे ग्लोरियस हेवन फेडरेशन को ज़बरदस्ती सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी, जिससे बड़े पैमाने पर गुस्सा फैला और उसे पब्लिक एनिमी का टाइटल मिला। 3 बिलियन पब्लिक एनिमी, वांग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से टाइटल का जिक्र किया। पब्लिक एनिमी, एक अच्छा नौजवान जो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता, लगातार आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेता है और आम लोगों के दिलों में नंबर 1 नेचुरल एनिमी होता है। स्किल के साथ आता है प्रोवोकेटिव मिडिल फिंगर। इस्तेमाल के बाद ये दुश्मन को तुरंत गुस्सा दिला सकता है, जिससे वे खुद पर हमला कर सकते हैं, जबकि उनकी इंटेलिजेंस 0 हो जाती है। एनिमी लाइफ, बुराई करना ही पीछा है, हर तरह की बुराई करना ही सपना है। वांग हाओ का चेहरा काला पड़ गया। सिस्टम सच में पहले की तरह ही अनरिलायबल था। जिस बात ने उसे बहुत हैरान किया वह ये थी कि इस प्रोवोकेटिव मिडिल फिंगर का क्या इस्तेमाल था। क्या ये सिर्फ किसी को उसे मारने के लिए उकसाने के लिए थी? छोड़ो इसे, शायद ये बाद में काम आए। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब उसे जल्द से जल्द ग्लोरियस हेवन फेडरेशन छोड़कर इंटरस्टेलर फेडरेशन में लौटने की ज़रूरत थी, वरना अगर वह पकड़ा गया तो नतीजा निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। वह एकमात्र पुनरुत्थान सोने का सिक्का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जूनियर ब्रदर, क्या तुमने सोचा है कि हमें यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। तीनों लड़कियां, ले जुवान, जिया वेई वेई और जू कियानकिन भी वांग हाओ को उत्सुकता से देख रही थीं। हालांकि वांग हाओ में आमतौर पर ईमानदारी की कोई भावना नहीं थी, लेकिन जब बात आती थी कि वे सुरक्षित घर लौट सकते हैं या नहीं, तो यह अभी भी उसके बेईमान कामों पर निर्भर करता था। वांग हाओ ने ग्लोरियस हेवन फेडरेशन के उत्तर पूर्वी कोने की ओर इशारा किया। मैं एलियन स्टार सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर फेडरेशन लौटना चाहता हूँ। एलियन स्टार सिस्टम, सबने कहा। फिर उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। इस एलियन स्टार सिस्टम में ऐसे जीव रहते थे जो इंसानों से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान जीवन रूप भी थे। हालांकि कुछ इंसानों से अलग थे, इसलिए लोग उन्हें एलियन कहते थे। इसके अलावा एलियंस को इंसानों से गहरी नफरत भी थी। अगर वे जल्दबाजी में उनके इलाके में जाते तो कुछ न कुछ जरूर होता। जूनियर ब्रदर, इंसानों के बीच दुश्मनी और एलियंस बहुत गहरे हैं। अगर हम उनके इलाके में गए तो यह और भी खतरनाक होगा। लिंग जियाओ ने तुरंत सलाह दी। आप जानते हैं, जब इंसानों ने मिल्की वे गैलेक्सी पर कब्जा करना शुरू किया तो ये एलियन स्पीशीज इंसानों की नंबर 1 दुश्मन थी। हालांकि अनगिनत सालों की लड़ाई के बाद इंसानों ने एलियंस को मिल्की वे गैलेक्सी से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और मिल्की वे गैलेक्सी के असली मालिक बन गए। और एलियंस को जिंदा रहने के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी जीवन रूप थे, इसलिए एक बड़ा युद्ध जरूर छिड़ गया। लेकिन जब दोनों तरफ लड़ाई रुक गई तो इंसान फिर से सामने आए, एक मछुआरे के रूप में आए और एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर फिर से सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। उसके बाद इंसानों में अंदरूनी लड़ाई हुई और वे 2 बड़े फेडरेशन में बंट गए, ग्लोरियस हेवन फेडरेशन और इंटरस्टेलर फेडरेशन। और जिन एलियंस को जिंदा रहने के लिए मजबूर किया गया था, उनके दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर प्रजनन और जीवन के लिए सही एक और स्टार सिस्टम ढूंढा, जिसका नाम एलियन स्टार सिस्टम रखा गया। चिंता मत करो, हम थोड़ा मेकअप करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इंसान हैं। वांग हाओ ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। वांग हाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरस्टेलर फेडरेशन और ग्लोरियस हेवन फेडरेशन ने इतने सालों तक एलियंस को एलियन स्टार सिस्टम में बिना खत्म किए घूमने दिया। इसका कारण यह है कि यह स्टार सिस्टम बहुत खतरनाक और बहुत अजीब है। जू कियानकिन ने गंभीर चेहरे से कहा। हालांकि एलियन स्टार सिस्टम जीवन के बने रहने और जारी रहने के लिए सही है, लेकिन इसकी स्पेशल दीवार बहुत अस्थिर है। अगर मार्शल एम्परर की कल्टीवेशन वाला कोई व्यक्ति एलियन स्टार सिस्टम में अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करता है तो स्पेस तुरंत ढह जाएगा, जिससे मार्शल एम्परर और आसपास के लोग निगल जाएंगे और फिर डायमेंशनल दुनिया में उनका गला घोंट दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल दीवार की कमजोरी के कारण अगर स्पेस जंप के लिए स्पेस जेम का इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजा मूल रूप से वही होता है, सीधे डायमेंशनल स्पेस में गिरना और गला घोंट दिया जाना। कभी कभी अगर कुछ भी न किया जाए तो भी स्पेस अचानक ढह जाएगा, ग्रहों को निगल जाएगा या कुछ बेजान ग्रहों को बाहर निकाल देगा। आसान शब्दों में कहें तो ये बहुत खतरनाक और अजीब है। मुझे पता है कि यह खतरनाक भी है। वांग हाओ ने अपने हाथ फैलाए। लेकिन आपने कहा था एलियन स्टार सिस्टम से गुजरने के अलावा हम और कहाँ जा सकते हैं? यह सब चुप थे। अब ग्लोरियस हेवन फेडरेशन पूरी तरह अलर्ट पर था और सभी बड़े बॉर्डर जाने के लिए तैयार थे। इन कुछ लोगों का बाहर निकलने की कोशिश करना बेशक एक सपना था। हालांकि चूंकि एलियन स्टार सिस्टम मार्शल एम्परर लेवल की एनर्जी बॉडीज का सामना नहीं कर सकता था,
इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां कोई मास्टर नहीं बने थे। इसलिए ग्लोरियस हेवन फेडरेशन से सटे बॉर्डर पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुरक्षा नहीं होगी। अगर वे अंदर घुसने की कोशिश करते तो भी सफल होने की बहुत उम्मीद थी। चलो पहले कियू लेई और बाई बियान की राय सुनते हैं, लिंग जियाओ ने सुझाव दिया। आखिर ये दोनों अनुभव और साधना के मामले में उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। सबने सिर हिलाया और फिर कियू लेई के कमरे में आ गए, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें अंदर से कियू लेई और बाई बियान की आवाजें सुनाई दीं। बाई बियान, नरमी से पेश आओ। युवा मास्टर, मैं पहले से ही बहुत नर्म हूँ। तो और नरमी से पेश आओ। ठीक है युवा मास्टर, मैं आ रहा हूँ, ध्यान से। 2 आदमियों और 3 औरतों की पलकें झपकीं। बिल्कुल नहीं, क्या इन 2 बड़े आदमियों को सच में ऐसा शौक है? देखो, मैंने कहा था कि ये दोनों गे हैं। अब उनका असली रंग सामने आ गया है। वांग हाओ ने आह भरी और सिर हिलाया, नैतिकता के पतन पर दुख जताते हुए। जिया वेई, ले जुवान और जू कियानकिन कुछ कदम पीछे हट गए और कियू लेई के दरवाजे को सावधानी से देखने लगे। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मेरा बिस्तर न सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत नर्म भी है, वांग हाओ ने सुझाव दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तीनों लड़कियों ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ओह लेजुवान, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगी, जू कियानकिन ने कहा। लेजुवान ने बार बार सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि यह ठीक है। जिया वेई ने भी अपना छोटा हाथ उठाया, और मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। लेजुवान ने अपनी कनपटियां मलीं। इस हवस भरी छोटी लोली के साथ वह आज रात नाराज हो जाएगी। बोलने के बाद तीनों लड़कियों ने भी कियू लेई को न ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सीधे हाथ पकड़े और चली गईं। जाहिर है कि वे अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरों में वापस चली गईं। ये छोटी लड़कियां कितनी अनरोमांटिक हैं, वांग हाओ बुदबुदाया। फिर कियू लेई का दरवाजा लात मारकर खोला। हिलना मत, तुम दोनों गे, तुमने मेरे स्पेसशिप पर मस्ती करने की हिम्मत की। हालांकि दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने कियू लेई को अपने ऊपरी शरीर के बिना वांग हाओ और लिंग जियाओ को उत्सुकता से देखते हुए देखा, जबकि बाई बियान अपने हाथ से कियू लेई के शरीर से असली एनर्जी कीलें निकाल रहा था। अब वांग हाओ और लिंग जियाओ हैरान रह गए। पता चला कि वे मस्ती नहीं कर रहे थे बल्कि ठीक कर रहे थे। अगले ही पल वांग हाओ ने लिंग जियाओ की तरफ मुड़कर गुस्से से कहा, सीनियर ब्रदर, मैंने तुमसे कहा था कि दोनों सीनियर जेंटलमैन हैं, लेकिन तुमने जोर देकर कहा कि वे गे हैं। देखो अब कितना अजीब लग रहा है। ये कहने के बाद वांग हाओ ने नाक सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गया, जिससे लिंग जियाओ हैरान रह गया। और कियू लेई और बाई बियान ने लिंग जियाओ को बहुत अजीब नज़रों से देखा। इस बदमाश ने उन्हें गे कहकर बदनाम करने की हिम्मत की, जो साफ तौर पर ताकतवर लोगों की बेइज्जती थी। लिंग जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। इतना बेईमान जूनियर भाई होना सच में कुत्ते जैसी जिंदगी थी। यूनिवर्स के सुपर विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर कियू लेई की नज़र हमेशा लिंग जियाओ से हटी रहती थी, और तीनों लड़कियां एक साथ चिपक गईं, कियू लेई को नफरत से देख रही थीं। बैबियन के साथ खेलने के बाद इस आदमी का मन नहीं भरा और वह लिंग जियाओ के साथ भी खेलने का प्लान बना रहा था। कियू लेई की नज़र से लिंग जियाओ को ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, हम एलियन गैलेक्सी से होकर जाने और फिर इंटरस्टेलर फेडरेशन लौटने का प्लान बना रहे हैं। कियू लेई ने अपनी ठुड्डी खुजाई, थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया, यह आइडिया मुमकिन है। हालांकि एलियन फेडरेशन जाना थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन एलियंस की टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है, इसलिए जब तक हम उन प्लैनेट पर नहीं उतरते या उन एलियंस के कांटेक्ट में नहीं आते, मुझे लगता है कि हम तब भी बहुत सेफ रहेंगे। क्या एलियंस की टेक्नोलॉजी सच में इतनी बैकवर्ड है? जिया वेई हैरानी से पूछे बिना नहीं रह सका। बैबियन ने सिर हिलाया, हालांकि एलियन गैलेक्सी एलियंस को बच्चे पैदा करने और वहां रहने की इजाज़त देती है, लेकिन अंदर रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं। यही वजह है कि 2 बड़े ह्यूमन फेडरेशन ने एलियन गैलेक्सी को जाने दिया। तीनों लड़कियों ने समझ में सिर हिलाया। तो ऐसा इसलिए नहीं था कि एलियन गैलेक्सी की स्पेशल दीवार अनस्टेबल थी, इसलिए 2 बड़े ह्यूमन फेडरेशन ने अपनी लड़ाइयाँ रोक दी, बल्कि इसलिए कि एलियन से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। हालांकि ये बात समझ में आती है, अगर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बराबर नहीं है तो कौन बिना वजह लड़ाई शुरू करेगा, खासकर इस तरह की इंटरस्टेलर लड़ाई। कियू लेई का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। अगर तुम सच में एलियन गैलेक्सी से चक्कर लगाने का फैसला करते हो तो तुम्हें असल में खुद पर ही भरोसा करना होगा। सब हैरान रह गए और कियू लेई को हैरानी से देखने लगे। क्या कियू लेई उनके साथ जाने का प्लान नहीं बना रहा था? बैबियन ने समझाया, मैं और यंग मास्टर दोनों मार्शल एम्परर हैं। ये कहा जा सकता है कि हम एलियन गैलेक्सी की स्पेशल दीवार की बेरिंग कैपेसिटी से पूरी तरह आगे निकल गए हैं। अगर हम अंदर पूरी ताकत लगा देंगे तो यह निश्चित रूप से स्पेशल कोलैप्स का कारण बनेगा। इसलिए अगर हमें कोई खतरा आता है तो हम सिर्फ समझदारी पर भरोसा कर सकते हैं, ज़बरदस्ती पर नहीं।
वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आप बात मानकर सहयोग करते हैं, हर चीज़ पर बात करना आसान है। वांग हाओ का मुंह थोड़ा मुड़ा, जिससे मुस्कान आ गई। लिंग जियाओ और दूसरों की पलकें झपक गईं। यह मुस्कान, हाँ, ये वही मुस्कान है जो वांग हाओ सिर्फ तब दिखाता है जब वह किसी को ठगने वाला होता है। एक थप्पड़ के साथ वांग हाओ ने टेबल पर थप्पड़ मारा और उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट भी था। ये स्काईफायर कंपनी के 1% शेयर के लिए एक ट्रांसफर एग्रीमेंट है। जब तक तुम इस पर साइन करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें चाहे कोई भी खतरा हो, तुम सुरक्षित घर लौट सकोगे। वांग हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिंग जियाओ और बाकी लोगों ने आंखें घुमाईं। कोई हैरानी नहीं कि सिविलियन स्टार पर वांग हाओ से बात करना इतना आसान था। उसने शुरू में 50% मांगा था, लेकिन आखिर में 1% पर मान गया। पता चला कि उसने मेढक को गर्म पानी में उबालने और अपना समय लेने का प्लान बनाया था। बैबियन दहाड़े बिना नहीं रह सका। वांग हाओ, हम उस समय सहमत हुए थे कि युवा मास्टर तुम्हें शेयरों का 1% देंगे और तुम इंटरस्टेलर फेडरेशन में हमारी सुरक्षित वापसी की गारंटी दोगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इंटरस्टेलर फेडरेशन में तुम्हारी सुरक्षित वापसी की गारंटी देता हूं? वांग हाओ ने गुस्से से कहा, जब हमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मैंने कहा था कि मैंने स्काईफायर कंपनी को मुझे धोखा देने के लिए माफ कर दिया है। किसने कहा कि मैं तुम्हें इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस जाने में मदद करूंगा? लिंग जियाओ और बाकी लोगों ने अपना माथा रगड़ा। इस आदमी वांग हाओ में न सिर्फ कोई मोरल नहीं है, बल्कि वह बहुत सारे प्लान भी बनाता है। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो वांग हाओ ने सच में कहा था कि उसने उस समय स्काईफायर कंपनी के धोखे को माफ कर दिया था और उसने इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस जाने का जिक्र बिल्कुल नहीं किया था। बेशक, सबसे ज़रूरी बात यह थी कि टाइम कम था और सबके पास ध्यान से सोचने का टाइम नहीं था, जिससे वांग हाओ को उनसे पैसे ऐंठने का एक और मौका मिल गया। तुम फ्रॉड कर रहे हो। बैबियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फ्रॉड कौन कर रहा है? वांग हाओ ने गुस्से में कहा, मैंने उसी समय साफ कर दिया था, ये तुम्हारी मनमौजी सोच थी, किसका दोष है? सब ने आंखें घुमाईं। क्या यह मनमौजी सोच थी? ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उन्होंने वांग हाओ की बेशर्मी को कम आंका था। कियू लेई ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे प्रिजन स्टार से बचाया, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। यंग मास्टर, 2 बार सोच लो। बैबियन ने तुरंत सलाह दी। कियू लेई ने हाथ हिलाया और सीरियस होकर कहा, अगर वांग हाओ ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं सच में जिंदगी भर प्रिजन स्टार में बंद रहता। उस समय किसी को नहीं पता होता कि स्काईफायर कंपनी अब भी कियू परिवार की होगी या नहीं। अब उसे 2% शेयर देना सच में ज्यादा नहीं है। वांग हाओ ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, सही कहा, 2% सच में ज्यादा नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम 20% के लिए साइन कर दें? खांसी खांसी, सबका गला तुरंत भर आया। आखिर यह आदमी वांग तियानी का बेटा है, वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? कियू लेई ने अपना सिर हिलाया। वांग हाओ, 3% ही तो लिमिट है, ऐसा कियू परिवार के हजारों सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर तुम और ज्यादा मांगते रहे तो मेरे पास प्रिजन स्टार लौटने का ही ऑप्शन होगा। वांग हाओ ने गाल फुलाए, लिटिल वाइट को उठाया और लेक्चर दिया। लिटिल वाइट, याद रखना, आगे से उन दोगले लोगों से कुछ मत सीखना। वे कहते हैं कि तुम उनके बचाने वाले हो, लेकिन जैसे ही पैसे का जिक्र होता है वे तुरंत मुंह फेर लेते हैं और तुम्हें पहचानते नहीं हैं। ऐसा कहते हुए वांग हाओ को डर लगा कि लिटिल वाइट को पता न चल जाए कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, और उसने कियू लेई की तरफ इशारा भी किया। लिटिल वाइट ने बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाकर साथ दिया। ये खरगोश का बच्चा शुक्रगुजार है और मेहरबानी की एक बूंद का बदला जरूर एक झरने से देगा। वांग हाओ ने खुशी से सिर हिलाया, जैसा सोचा था, यह मेरे जैसे जेंटलमैन का पाला हुआ खरगोश है, सच में एक नेक खरगोश, कुछ लोगों के उलट जो खरगोश जितने भी अच्छे नहीं हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोगों की पलकें झपक गईं। इस आदमी को यह कहने की हिम्मत किसने दी कि वह सच में एक जेंटलमैन है? और लिटिल वाइट हर दिन वांग हाओ के साथ घूमता है और अब एक बदमाश खरगोश है। अगर किसी ने सच में इसे बचाया होता तो यह शायद अपने बचाने वाले को गाजर के बदले बेच देता। ये मेहरबानी की एक बूंद का बदला झरने से कैसे चुका सकता था? जाओ भूत को धोखा दो। कियू लेई ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वांग हाओ, ज्यादा से ज्यादा 3%, इससे ज्यादा नहीं। अगर यह इससे ज्यादा है तो हम दादाजी को समझा नहीं सकते। वांग हाओ ने बिना मन के सहमति में सिर हिलाया। 3% ही सही। तुम्हें मेरे जैसे अच्छे इंसान से मिलने को किसने कहा जो नर्म दिल का है? खांसी खांसी, वहां मौजूद सभी लोगों का गला तुरंत भर आया। नर्म दिल, मेरा पैर। ये स्काईफायर कंपनी के शेयरों का 3% है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसे पाने के बाद भी इस आदमी ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो और उन्हें कोई बहुत बड़ी डील मिल रही हो। सच में हद से ज्यादा बेशर्मी।
कियूलेई के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद वांग हाओ ने ओरिजिनल 1% का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अब मेरे पास 4% शेयर हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या इस आदमी में कोई शर्म बची है? मैं उस 1% के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ इस 3% के कॉन्ट्रैक्ट को मानूंगा, कियूलेई ने शांति से कहा। वांग हाओ ने मुंह बनाया और एक वीडियो खोला। तुम्हें लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की? मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए वीडियो पहले ही बना लिया था ताकि तुम जैसे बेशर्म लोग बाद में मना न कर सकें। ये कहकर वह लिटिल वाइट के साथ अपने कमरे में चला गया, घमंडी लग रहा था। लिंग जियाओ और बाकी लोग चुप थे। इस आदमी ने ज़रूर सब कुछ पहले से कैलकुलेट किया होगा, नहीं तो वह इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं होता। युवा मालिक, ये बैबियन ने गुस्से से वांग हाओ के दरवाजे की तरफ देखा, सच में अंदर जाकर वांग हाओ को पीटना चाहता था। छोड़ो भी, 4% ही तो है। कियूलेई ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वांग हाओ ने जो टैलेंट दिखाया, उसे देखते हुए उसे 4% शेयर देकर अपनी तरफ खींचना पक्का कोई नुकसान नहीं था। इसके अलावा कियूलेई को पहले से ही अंदाजा था कि इंटरस्टेलर फेडरेशन वांग हाओ को बांध नहीं सकता, उसका स्टेज सितारों का बेहिसाब समंदर था। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप अंधेरे यूनिवर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा था और समय समय पर जगह के हिसाब से छलांग लगा रहा था। इस समय सब लोग हैरानी से वांग हाओ के कमरे की तरफ देखने लगे। दरवाज़ा खुला और लिटिल वाइट अपने छोटे पैरों से फ्रिज से दूध लेने के लिए बाहर निकला, जबकि वांग हाओ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, कल्टीवेट कर रहा था। जूनियर ब्रदर को किस बात ने उकसाया? उसने सच में कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ पूरी तरह हैरान था, उसने कभी वांग हाओ को एक्टिवली कल्टीवेट करते हुए न तो देखा था और न ही सोचा था। जिया वेई और लेजुवान दोनों ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उन्हें भी नहीं पता था। जब कियान वानयांग और चेन याओ, दो छोटे भाइयों ने सुना कि वांग हाओ ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, तो वे तुरंत कॉकपिट से बाहर भागे, अपनी आंखें मलीं और फिर से मलीं। 1 दर्जन से ज्यादा बार देखने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वे देख रहे थे वह सच था। क्या ये सच में बॉस है? कियान वानयांग और चेन याओ, जैसे उनकी आत्मा खो गई हो, कॉकपिट में वापस आ गए और रेलगन और पार्टिकल बीम कैनन के लॉन्च प्लेटफॉर्म पर बैठ गए और खाली आंखों से देखने लगे। कियूलेई ने सबको हैरानी से देखा, क्या हो रहा है? क्या वांग हाओ के कल्टीवेट करने में कुछ गड़बड़ है? जब से मैं उससे मिला हूं, तब से अब तक इस आदमी ने कभी एक्टिवली कल्टीवेट नहीं किया, सिवाय तब जब उसे बहुत कुछ करना होता था। तो क्या हम हैरान नहीं हो सकते? लेजुवान ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। कियूलेई ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। सबसे अजीब बात यह है कि जब वह कल्टीवेट नहीं कर रहा होता है, तब भी वह कुछ सीरियस नहीं करता है। हर दिन वह या तो गेम खेल रहा होता है, खूबसूरत औरतों के साथ हुकअप कर रहा होता है, या अपने बाल धो रहा होता है, नहा रहा होता है, या सोना जा रहा होता है। शॉर्ट में यह एक शब्द है, आइडल, जिया वेई ने थोड़ी जलन के साथ कहा। यही वो जिंदगी थी जिसे वो सबसे ज्यादा जीना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? कियूलेई को यकीन नहीं हुआ। उसने बैबियन से सुना था कि वांग हाओ न सिर्फ लेवल 4 का मेडिसिन किंग था, बल्कि उसने स्वर्ग और इंसान की एकता को भी समझा था और कई कुदरती तौर पर माहिर मार्शल आर्ट भी जानता था। लेकिन अब ये लोग कह रहे थे कि वांग हाओ हर दिन आलस करता था। ये बहुत मजाकिया था। अगर कोई सच में इतनी आराम की जिंदगी जीता है, तो वह ये कैसे पक्का कर सकता है कि जो वह जानता है वह पुरानी पीढ़ी से कहीं बेहतर हो? तभी वांग हाओ का शरीर अचानक कांपा और उसके अंदर से एक तेज दबी हुई आवाज आई। उसके शरीर से एक तेज ऑरा निकला। उसके डेंटियन में जमा हुई सच्ची क्यूई की एक लहर एक खतरनाक ताकत की तरह मेरिडियन से टकराए। एक पल में सच्ची क्यूई, जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़कर बह रही हो, उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई। थोड़ी देर बाद वांग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, सांस छोड़ी और अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा आराम महसूस किया। वह ऐसे ही निकल गया। कियूलेई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तो बस कुछ घंटों से ही कल्टीवेट कर रहा था, है ना? वह मार्शल मास्टर लेवल 8 पर है। लिंग जियाओ और दूसरों की पलकें झपकीं। सच में, जब वांग हाओ एक्टिवली कल्टीवेट करता था तो वे बिल्कुल बेमिसाल होते थे। ओह, इंटरस्टेलर ट्रैवल सच में बोरिंग है। वांग हाओ ने हाथ बढ़ाया। स्पेस में उड़ते हुए उसे सिग्नल भी नहीं मिल रहा था, जिसका मतलब था कि वह गेम नहीं खेल सकता था। वह सिर्फ कल्टीवेट करके और सोकर ही टाइम पास कर सकता था। सब ने आंखें घुमाईं। उन्हें लगा था कि वांग हाओ ने अचानक अपना तरीका बदल लिया है। पता चला कि वह सिर्फ इसलिए कल्टीवेट कर रहा था क्योंकि वह बोर हो रहा था। उसी समय लिंग जियाओ और दूसरों ने भी राहत की सांस ली। जब तक वांग हाओ सीरियस नहीं था, सब ठीक था, क्योंकि एक सीरियस वांग हाओ सच में डरावना था। उसने कुछ ही घंटों में एक लेवल पार कर लिया और उसके बाद उसे अपनी कल्टीवेशन को मजबूत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
अगर वह 2 दिन सब्र से बैठता तो शायद वह सीधे मार्शल एंसेस्टर तक पहुंच जाता। तब वे कैसे जीते? इसलिए वांग हाओ को आलसी होना पड़ा ताकि वे इतने निराश न हों कि उनका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। डिंग डोंग, होस्ट को एक महान लिटरेचर फिगर को बेइज्जत करने और 50 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक महान लिटरेचर फिगर को बेइज्जत करने और 50 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। 18 सिस्टम प्रॉम्प्ट बजने के बाद वांग हाओ को 900 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिले। अपने ओरिजिनल 6.04 बिलियन के साथ अब उसके पास कुल 6.94 बिलियन विलेन पॉइंट्स थे। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े। जब उसने ट्विन स्टार छोड़ा था तो उसने उन महान साहित्यकारों के वीडियो के लिए एक टाइम रिलीज सेट किया था। टाइम का हिसाब लगाने पर उन्हें अब रिलीज करने का समय आ गया था। अब उन महान साहित्यकारों की जिंदगी भर की रेप्यूटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ठीक नहीं, 7 या 8 स्पेसशिप तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं। कॉकपिट से लिंगलिंग की आवाज आई। वांग हाओ तेजी से बिस्तर से कूदा और कॉकपिट में भागा। रडा ने 8 स्पेसशिप को आते हुए दिखाया और उनके ग्रेड आसान नहीं थे। कियान वानयांग, तुरंत रेलगन एक्टिवेट करो। मिसाइलों को मत छोड़ना, सीधे फायर करो। वांग हाओ कियान वानयांग की ओर मुड़ा और चिल्लाया। हाँ बॉस। कियान वानयांग ने सिर हिलाया, जल्दी से पास वाले स्पेसशिप पर निशाना साधा और गोली चला दी। चेन याओ, ध्यान देना, अगर कोई स्पेसशिप पार्टिकल बीम कैनन की अटैक रेंज में आए तो तमीज मत दिखाना, बस उसे छोड़ देना। वांग हाओ ने चेन याओ की तरफ मुड़कर कहा। चेन याओ ने सिर हिलाया, उसकी नज़रें रडार पर टिकी थीं। उसका हाथ पहले से ही लॉन्च बटन पर था, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। ये स्पेसशिप थोड़े अजीब हैं, कियू लेई ने भौहें चढ़ाईं। ये स्पेसशिप एक ही मॉडल के नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर मिलिट्री की भेजी हुई पीछा करने वाली टीम नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि ये लोग सरकारी लोग नहीं हैं? लिंग जियाओ पूछे बिना नहीं रह सका। कियू लेई ने अपनी ठुड्डी खुजाई और सोचा, मुझे लगता है कि सरकारी लोग पहले ही बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। ये लोग अलग अलग बड़ी ताकतों की नई पीढ़ी के होने चाहिए। आखिर प्रिजनर स्टार में कैद हर किसी के पीछे एक बड़ी ताकत है। इतने सारे लोग एक साथ मर रहे हैं तो ग्लोरियस हेवन फेडरेशन अपनी पूरी ताकत से जवाब कैसे नहीं दे सकता? ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। जब तक वे पुराने मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं कर रहे थे, उनके भागने के चांस बढ़ जाएंगे। अगले ही सेकंड अंधेरे यूनिवर्स में चारों तरफ आग चमक उठी। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप ने स्टार स्काई मिसाइलें और लेजर बीम लॉन्च की, जो आगे चल रहे स्पेसशिप की ओर उड़ रहे थे। सामने वाले स्पेसशिप भी साफ तौर पर हल्के में नहीं लिए जा सकते थे। हालांकि उनके पास लेवल 5 डैमेज वाली बड़ी कैलिबर की तोपें नहीं थीं, लेकिन उनके पास लेवल 4 डैमेज वाली तोपें थीं और काफ़ी सारी थीं। तो दोनों तरफ से लगातार हमले हुए, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप में एक स्पेस जेम था जिससे वह अपनी मर्जी से जगह के हिसाब से जंप कर सकता था, जिससे कुछ ही शॉट फायर करने के बाद पूरी स्पीड से उसका पीछा करना उनके लिए परेशान करने वाला हो गया। सिविलियन स्टार हेवनली सेंट हॉस्पिटल। गो युनजी एक वीआईपी रूम में अपने पुराने दोस्तों के बारे में गॉसिप न्यूज़ देख रहा था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। गो युनजी को राहत मिली। खुशकिस्मती से वह उस समय अपने वार्ड में लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा था, नहीं तो बाद के सालों में उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाती। ये बूढ़े लोग जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं और उलझते जा रहे हैं। गो युनजी ने आह भरी। जब इन बूढ़े लोगों ने छोटी सी लाइफ पोशन पी ली और जवान हो गए तो उन्होंने बहुत देर तक उसे दिखावा करते हुए कहा कि अफसोस है कि वह नहीं गया। उस समय उसे लगा आसमान से पाई मुफ्त में कैसे गिर सकती है। अब खैर उनके पास लाइफ थी, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन चली गई थी। क्या मतलब था? वह ले शियाओशुआन नहीं, वांग हाओ सच में एक खतरा है। गो युनजी ने अपना सिर हिलाया। इस बच्चे की वजह से ग्लोरियस हेवन फेडरेशन में अब उथल पुथल मची हुई थी। यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन का लेटेस्ट चैप्टर, इंटरस्टेलर फेडरेशन, इंपीरियल स्टार, प्रेसिडेंशियल पैलेस। सभी मार्शल सेज इकट्ठा हो गए थे और सामने से आ रही इंटेलिजेंस सुन रहे थे। हाल ही में ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन बॉर्डर पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों? प्रेसिडेंट ने धीरे से पूछा। मार्शल सेज ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उन्हें नहीं पता। प्रेसिडेंट ने कियू लिंगहान की तरफ देखा, जो सबसे आखिर में बैठा था, और एक गहरी सांस ली। कियू लिंगहान, क्या तुम ये सबको नहीं समझाओगी? कियू लिंगहान ने अपनी कनपटी रगड़ी। वह अभी भी इसे टाल नहीं पा रही थी। साथ ही वह चाहती थी कि वह उस बिगड़ेल वांग हाओ को खींच कर ले जाए और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे पीट दे। उसने वांग हाओ से किसी को बचाने के लिए कहा था, प्रिजन स्टार को उड़ाने के लिए नहीं। अब जब इतना बड़ा हंगामा हो गया था तो अगर कियू लेई बच भी जाता तो भी वह बच पाता या नहीं, यह अभी पता नहीं था।
मुझे मिली लेटेस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक उन छोटे लोगों ने कियूलेई को तो बचा लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रिजन स्टार को भी उड़ा दिया, जिससे ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन हाई अलर्ट पर आ गया। कियू लिंगहान ने आह भरते हुए ईमानदारी से समझाया। क्या प्रिजन स्टार को उड़ा दिया? वहां मौजूद सभी मार्शल सेज हैरान होकर चिल्लाए। इंटरस्टेलर फेडरेशन के पास भी प्रिजन स्टॉर्स थे और वे जानते थे कि सिक्योरिटी कितनी सख्त थी, लेकिन अब कोई उन्हें बता रहा था कि प्रिजन स्टार को कुछ छोटे लोगों ने उड़ा दिया था जिनके पास सिर्फ मार्शल मास्टर कल्टीवेशन थी। क्या ये सच में अप्रैल फूल्स डे नहीं था? सच कहूं तो जब उन्होंने पहली बार सुना था कि कियू लिंगहान इन छोटे लोगों को किसी को बचाने के लिए भेज रहा है, तो उन्होंने इस मामले को सच में सीरियसली नहीं लिया था। आखिर कुछ छोटे लड़के भारी सुरक्षा वाले प्रिजन स्टार से किसी को कैसे बचा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा वे बस ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के रीति रिवाज देखने और अनुभव करने के लिए वहां जाते और फिर वे बात मानकर वापस आ जाते। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अगर इन छोटे लड़कों की पहचान सामने आ गई और वे पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन अब कियू लिंगहान कह रहा था कि इन छोटे लड़कों ने न सिर्फ किसी को बचाया था बल्कि प्रिजन स्टार को भी उड़ा दिया था। इससे तुरंत उनका दिमाग खाली हो गया और वे साफ तौर पर समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। प्रेसिडेंट ने सांस छोड़ी। मुझे जो खबर मिली है वह भी यही है। इन छोटे लड़कों ने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया, असल में प्रिजन स्टार की रखवाली कर रहे मिलिट्री स्टार को बेकार कर दिया, जिससे सभी हाईटेक इक्विपमेंट खराब हो गए। सब खराब हो गए। मार्शल सेज फिर से चौंक गए। प्रेसिडेंट ने भी यह कहा था, जिसका मतलब था कि यह सच में कोई मजाक नहीं था। लेकिन क्या मिलिट्री स्टार पर लगे हाईटेक इक्विपमेंट को पूरी तरह से डिसेबल करना मुमकिन था? प्रेसिडेंट ने आगे कहा, इसके अलावा मुझे ये भी खबर मिली कि इस बार इन छोटे लोगों ने न सिर्फ कियूलेई को बचाया बल्कि लेवल 5 का एक बड़ा मेका और ब्रेन वेव रिमोट कंट्रोल वाला एक मेका भी हासिल किया। क्या? वहां मौजूद मार्शल सेज पूरी तरह से हैरान रह गए। साथ ही उन्हें यह भी शक होने लगा कि क्या ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन पूरी तरह से करप्ट है, वरना कुछ छोटे लोग इतनी सुरक्षित जेल से किसी को कैसे बचा सकते थे और इतने लेटेस्ट मेका भी कैसे हासिल कर सकते थे। जिस तरह से इन छोटे लोगों ने मेका पाने की पूरी कोशिश की, उससे इस बूढ़े आदमी को यकीन हो गया है कि यह कुछ ऐसा है जो हमारी मिलिट्री के लिए यूनयांग ने किया है। एक मिलिट्री मार्शल सेज ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोर से हंसा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दूसरे मार्शल सेज ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। एडवेंचरर गिल्ड के एक मार्शल सेज ने ठंडी आवाज में कहा, यू युवानगुआन की बेटी और एल्डर चेन की ग्रैंड डिसिप्लिन है। वह नेचुरली एडवेंचरस है, इसलिए ये सब युजुवान ने ही किया होगा। बकवास। प्रेसिडेंशियल पैलेस के एक मार्शल सेज ने गुस्से में कहा, लिंग जियाओ एक जीनियस है जिसे हमारा प्रेसिडेंशियल पैलेस भविष्य में निखारने पर फोकस कर रहा है। उसने बचपन से ही एडवांस्ड एजुकेशन ली है और कहा जा सकता है कि वह सिविल और मिलिट्री दोनों आर्ट्स में माहिर है। इस तरह का काम पक्का उसी ने किया होगा। हेवनली फायर कंपनी के एक मार्शल सेज को यह और बर्दाश्त नहीं हुआ। बकवास करना बंद करो तुम सब। ज़ुकियानकिन के पास एक डार्क स्पिरिट बॉडी है और वह यंग मिस की डायरेक्ट डिसिप्लिन है। मिलिट्री स्टार में घुसकर उसे अपाहिज बनाना और फिर किसी को बचाने के लिए प्रिजन स्टार में जाना, ये सब उसी का क्रेडिट होगा। सुम्यू और बाकी 4 प्रिंसिपल ने एक दूसरे को देखा। सबने एक दूसरे की आंखों में एक ही बात देखी। ये सब उस बदमाश वांग हाओ का ही काम होगा। हालांकि दूसरे बच्चे टैलेंटेड थे, फिर भी उनकी सोच पुरानी थी। उनके लिए वांग हाओ जैसी जंगली और कल्पनाशील सोच रखना और इतनी परेशानी खड़ी करना नामुमकिन था। लेकिन चारों प्रिंसिपलों को यह उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ सच में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। इस समय फार्मेसी गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट बिंग कियाओ ने कियू लिंगहान को खींचा और धीमी आवाज में पूछा, क्या ये वह बच्चा वांग हाओ हो सकता है? कियू लिंगहान कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये सब वांग हाओ की वजह से हुआ था और बाकी बच्चे तो बस सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। ये पूरा इवेंट वांग हाओ का सोलो शो था। क्या? ये सुनकर दूसरे मार्शल सेज नाराज हो गए। उसका क्या मतलब था कि उनके बच्चे सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर थे? क्या इस कियू लिंगहान को बोलना भी आता था? खांसी। प्रेसिडेंट ने खांसते हुए सबको चुप रहने का इशारा करते हुए अपने हाथ नीचे किए। कियू लिंगहान गलत नहीं है। मुझे जो खबर मिली उसमें यह भी था कि इस बार चाहे कियूलेई को भागने में मदद करना हो या ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के लेटेस्ट मेचा पाना हो, ये सब सिर्फ वांग हाओ का क्रेडिट था, प्रेसिडेंट ने धीरे से कहा। लेकिन उसके मन में वह सोच रहा था कि फार्मेसी गिल्ड से वांग हाओ को उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में कैसे रिक्रूट किया जाए। उस समय उसने वांग तियानी को बहुत अच्छा समझा था, यह मानते हुए कि यह व्यक्ति उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस का पहला इंपीरियल गार्ड कैप्टन होगा। लेकिन इंसान प्रपोज करता है, भगवान डिसाइड करता है। आखिर में वांग तियानी असल में मिलिट्री में चला गया और मार्शल बन गया। अब जब उसका सामना वांग तियानी से भी ज्यादा पावरफुल जीनियस से हो गया था, तो वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता था। लेकिन जानकारी में बताया गया था कि वह 17 साल की उम्र में लेवल 4 फार्मासिस्ट था।
सिर्फ इसी बात पर फार्मेसी गिल्ड शायद उसे कभी जाने नहीं देता, लेकिन वह फिर भी तैयार नहीं था और एक कोशिश करना चाहता था। नामुमकिन, ये वान हाओ क्या है? वह ली युनयांग से ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मिलिट्री मार्शल सेज का चेहरा यकीन न होने से भरा था। हाँ, सही कहा, यू जुवान, यू युआंगुआंग और युन चुयाओ की बेटी है। वह एक अनजान बदमाश के लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर कैसे हो सकती है? एडवेंचरर गिल्ड मार्शल सेज के चेहरे पर नफरत थी, साफ तौर पर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। प्रेसिडेंट लिंग जियाओ हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस से कोई है। तुम अपनी कोहनी बाहर की ओर कैसे मोड़ सकते हो? प्रेसिडेंशियल पैलेस। मार्शल सेज ने प्रेसिडेंट को नफरत भरी नज़र से देखा। प्रेसिडेंट ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आह भरी, सब लोग, वान हाओ कोई अनजान बदमाश नहीं है। वह वांग तियानी का बेटा है। वांग तियानी का बेटा, वो बच्चा जिसे उस समय रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया था और फिर इंपीरियल स्टार से भी निकाल दिया गया। वहां मौजूद मार्शल सेज ने अचानक रिएक्ट किया। उन्हें भी पता था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन वो बाद की बात थी। हालांकि उन्हें लगा कि मिलिट्री और रॉयल एकेडमी बहुत आगे निकल गई हैं, लेकिन उस समय वांग तियानी पहले ही गायब हो चुका था। बिना किसी वजह के कौन किसी बच्चे के लिए खड़ा होगा? इस वान हाओ में ऐसी कौन सी खूबी और काबिलियत है कि उसने न सिर्फ प्रिजन स्टार को उड़ा दिया बल्कि ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के लेटेस्ट मैच भी हासिल कर लिए? मिलिट्री मार्शल सेज की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने अपने हाथ भींच लिए। ये साफ था कि उसका दिल शांत नहीं था। आखिरकार उस समय वांग तियानी का टैलेंट सभी को साफ पता था। अगर वान हाओ को वांग तियानी का टैलेंट विरासत में मिला होता तो अब से 100 साल बाद एक बेमिसाल पावरहाउस उभरता, और वे इसे कैसे भी देखें, उनकी मिलिट्री मुश्किल में पड़ जाती। उसी समय मिलिट्री मार्शल सेज भी बहुत हैरान थे। उस समय उन्होंने देखा कि वान हाओ को खेती पसंद नहीं थी और उसका फार्मेसी लेवल एक अप्रेंटिस फार्मासिस्ट तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए वे वान हाओ को रॉयल एकेडमी से निकालने पर सहमत हो गए ताकि रॉयल एकेडमी में वान हाओ की इज्जत न गिरे। लेकिन अब ये वान हाओ न केवल फार्मेसी गिल्ड का नंबर 1 जीनियस फार्मासिस्ट बन गया था, बल्कि उसने इस चौंकाने वाली जेल ब्रेक और रेस्क्यू घटना की योजना भी बनाई थी। अगर वान हाओ ने मिलिट्री के साथ ऐसा किया तो मिलिट्री की बहुत बड़ी इज्जत गिरेगी। सभी मार्शल सैंड्स की नज़रें खुद पर टिकी देखकर प्रेसिडेंट बेमन से वान हाओ की जानकारी बता पाए। वान हाओ इस साल 17 साल का हो गया है। उसने जिन मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से नेचुरल तरीके से सीखा है, उनमें लाइट स्पीड सटेप, हेवनली ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटेस्ट वर्ड मास्टरी, फायर आर्म्स मास्टरी, ब्रेकिंग वॉइड ट्रू क्यू बुलेट, गन डांस, एक अनजान तलवार आर्ट, एक अनजान पाम टेक्निक शामिल हैं। हिस हिस। प्रेसिडेंट के बोलने से पहले ही कमरे में मौजूद सभी मार्शल सैंड्स हैरान रह गए। यह उसके पिता वांग तियानी से सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार गुना ज्यादा भयानक था। कम से कम जब वांग तियानी 17 साल का था तो उसे सिर्फ पीक लेवल मार्शल आर्ट्स ही पता थे और उसे वान हाओ जितने नहीं पता थे। रुको, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह वान हाओ अल्केमिस्ट गिल्ड का नंबर 1 जीनियस है? उसे इतने सारे मार्शल आर्ट्स कैसे पता हैं? और उसने उन्हें एकदम नेचुरल तरीके से समझ लिया है। एक मार्शल सेंट पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वान हाओ का अल्केमी लेवल पहले ही लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग तक पहुंच चुका है। हिस हिस। कमरे में मौजूद सभी मार्शल सेंट फिर से चौंक गए। धत्तेरे की, 17 साल का लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग, क्या तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो? अल्केमिस्ट किंग? इस बच्चे ने लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग तक पहुंचने के लिए क्या किया? बिंग कियाओ अचानक खड़ा हो गया और प्रेसिडेंट को एक्साइटेड होकर देखने लगा। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस बच्चे ने ट्विन स्टार पर अपनी अल्केमी स्किल्स दिखाईं और वह सच में लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग है। प्रेसिडेंट ने अपना माथा रगड़ा। बिंग कियाओ के एक्सप्रेशन देखकर उसे पता चल गया था कि अल्केमिस्ट गिल्ड से किसी को पाना एक ही शब्द में मुश्किल था। लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग, एक 17 साल का लेवल 4 अल्केमिस्ट किंग। बिंग कियाओ एक अजीब सी मुस्कान के साथ बैठ गई। वह पहले से ही पूरी तरह से सोच सकती थी कि अल्केमिस्ट गिल्ड की शान आने वाली है। वहां मौजूद मार्शल सैंड्स ने बिंग कियाओ की अजीब सी मुस्कान का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया। अगर उनके जूनियर्स में ऐसी काबिलियत होती तो वे शायद नींद में भी हंसते हुए जाग जाते। और मिलिट्री में मौजूद मार्शल सैंड्स को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने असल में उस समय इस लेवल के एक जीनियस को खुद भगा दिया था और उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली थी। जब इतना कुछ कहा जा चुका है तो चलो सब कुछ कह देते हैं। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक वान हाओ ने 17 साल की उम्र में स्वर्ग और इंसान की एकता को कामयाबी से समझ लिया था और अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ऐसा उसने 13 साल पहले किया था। हिस हिस। वहां मौजूद मार्शल सैंड्स फिर से चौंक गए। धत्तेरे की, उसने न सिर्फ इतनी सारी मार्शल आर्ट्स को एकदम नेचुरली समझा बल्कि स्वर्ग और इंसान की एकता को भी समझा। क्या इस बच्चे ने पुरानी पीढ़ी के दिल की इसे झेलने की काबिलियत पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल नहीं।
चारों हेडमास्टर, सूम्यू और बाकी सभी हैरान रह गए। हालांकि वे सभी मानते थे कि वांग हाओ का स्वर्ग और इंसान की एकता को समझना बस कुछ ही समय की बात है और वह वांग तियानी का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया। हो सकता है कि तुम वांग हाओ को ठीक से न समझते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है। प्रेसिडेंट ने सांस छोड़ी और धीरे से कहा, ट्विन स्टार से मिली खबर के मुताबिक वांग हाओ एक सुपर टैलेंटेड लिटरेरी जीनियस है जिनमें ज़बरदस्त लिटरेरी टैलेंट है। उन्होंने वहाँ कई कविताएं लिखीं जो सदियों तक चलेंगी, और उन्होंने एक म्यूजिक कंपनी भी खोली और लगभग 1000 गाने लिखे और हर एक बेस्ट सेलर था। वांग हाओ एक सुपर टैलेंटेड हैं और वह गाने भी लिख सकते हैं। चारों हेडमास्टर और बिंग कियाओ सब हैरान रह गए। क्या उन्हें पक्का यकीन है कि वे वांग हाओ के बारे में बात कर रहे हैं? वांग हाओ की बेशर्म पर्सनैलिटी को देखते हुए लोग मान लेंगे अगर वे कहें कि उन्होंने नकल की है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने उन्हें खुद लिखा है। क्या उन्हें पक्का यकीन है कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया, ये सही है, ये कविताएं जो सदियों से चली आ रही हैं और क्लासिक गाने सभी वांग हाओ के ओरिजिनल हैं। हमने दर्जनों स्टार सिस्टम खोजे और कोई भी एक जैसी कविता या गाना नहीं है। अब चारों हेडमास्टर और बिंग कियाओ सब हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ हमेशा दिखावा करता रहा हो, खुद को बदमाश जैसा दिखाता रहा हो, लेकिन असल में वह दिल से एक नेक इंसान था? कियू लिंगहान ने कुछ लोगों को देखा और तुरंत समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं। मैं कहता हूं कि तुम लोग इस लड़के को बहुत ज्यादा समझते हो। कियू लिंगहान ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि इस लड़के ने अपने गानों से उन फीमेल सिंगर्स को पॉपुलर बनाने के बाद क्या किया? कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उन्हें नहीं पता। कियू लिंगहान ने गहरी सांस ली और कहा, इस छोटे बदमाश ने उन्हें पॉपुलर बनाने के बाद उन्हें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए मजबूर किया। उसने ट्विन स्टार पर बड़े लिटरेचर के लोगों को लिटरेचर कंपटीशन में फंसाने के लिए भी एक चाल चली, लेकिन उसने उन्हें ड्रग्स दिए और गलत वीडियो बनाए। अब ये बड़े लिटरेचर के लोग इतने शर्मिंदा हैं कि वे हर दिन घर में छिप जाते हैं और बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। वहाँ मौजूद मार्शल सैंड्स सब हैरान रह गए। हालांकि इस बच्चे का टैलेंट ज़बरदस्त था, लेकिन उसकी साजिश का लेवल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। साथ ही वहाँ मौजूद मार्शल सैंड्स भी ज़्यादा सावधान हो गए। भविष्य में इस बच्चे से डील करते समय उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस बच्चे के हाथों उनकी ज़िंदगी भर की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। और मिलिट्री में मौजूद मार्शल सैंड्स वांग हाओ की साजिश के लेवल के बारे में सुनकर बेचैन हो गए। वांग हाओ लोगों को बचाने के लिए प्रिजन स्टार को तोड़ सका, ये पूरी तरह से दिखाता है कि इस बच्चे के तरीके कितने डरावने थे। अगर उसने उनकी मिलिट्री को टारगेट किया तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वांग हाओ से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा करने के लिए लौटने के बाद उन्हें एक मीटिंग करनी होगी। वैसे प्रेसिडेंट, ये बच्चे कब वापस आ रहे हैं? एक मार्शल सेंट ने पूछा। प्रेसिडेंट का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। अभी ग्लोरियस स्काई फेडरेशन ने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं, इसलिए बच्चे अभी ग्लोरियस स्काई फेडरेशन नहीं छोड़ सकते। इस बार सभी को मीटिंग के लिए यहाँ बुलाने का कारण सभी से ग्लोरियस स्काई फेडरेशन की बॉर्डर लाइन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कहना है ताकि बच्चे सुरक्षित वापस आ सकें। हाँ, सभी मार्शल सैंड्स ने उनके ऑर्डर मान लिए। पिछली बार ग्लोरियस स्काई फेडरेशन द्वारा बॉर्डर पर लगभग घुस जाना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब जब ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अगर वे जाकर परेशानी खड़ी नहीं करते तो वे सच में आपसी लेन देन के नियम को नज़रअंदाज कर रहे होंगे। इस समय ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहले ही ग्लोरियस स्काई फेडरेशन और एलियन फेडरेशन के बॉर्डर पर पहुंच चुका था और कई स्पेसक्राफ्ट लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर वांग हाओ और बाकी सब सामने की तरफ गंभीरता से देख रहे थे। जब तक वे बाहर भागते वे बच निकलते, लेकिन अगर वे नहीं भाग पाते तो वे कॉस्मिक धूल बन जाते। अच्छा नहीं, आगे एक बैटल एक्स स्पेसक्राफ्ट का पता चला है, लिंग लिंग डर के मारे चिल्लाया। इस लेवल का स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ मोटी चमड़ी वाला है, बल्कि इसमें कई लेवल 5 डैमेज कैनन भी लगे हैं। पिछली बार भी बॉर्डर लाइन पर उनका सामना इसी तरह के स्पेसक्राफ्ट से हुआ था, और अगर स्पेस जेम का जादू और दुर्लभता न होती तो वे शायद वहीं पर मार गिराए जाते। लेकिन इस बार पिछली बार से अलग है। इस बार वे एलियन फेडरेशन जा रहे हैं, जहां स्पेस की दीवार बहुत अस्थिर है। अगर कुछ गलत हुआ तो वे सीधे डायमेंशनल स्पेस में गिरेंगे और कुचलकर मर जाएंगे। और पीछे पीछा करने वालों का एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए पीछे मुड़ना जाहिर तौर पर नामुमकिन है। जिंदगी और मौत किस्मत में है, दौलत और इज्जत स्वर्ग में है। हम इतनी चिंता नहीं कर सकते, बस एक बार कोशिश करो और फिर स्पेस जंप एक्टिवेट करो, वांग हाओ ने गंभीर भाव से कहा। लड़कियों के छोटे हाथ कसकर आपस में जुड़े हुए थे और वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं। हुश हुश, एक तेज सीटी की आवाज़ आए और एक तारे को भेदने वाली मिसाइल ने बैटल एक्स स्पेसक्राफ्ट की ओर एक लंबी पूंछ खींची। उसी समय ब्लैक ड्रैगन के चारों ओर बिजली चमकी और फिर वह अपनी असली जगह से गायब हो गया।
पीछा कर रहे स्पेसक्राफ्ट पर सवार सभी लोग हैरान थे। क्या ये लोग मौत से नहीं डरते? उन्होंने असल में सीधे स्पेस जंप करने की हिम्मत की। हमें उन्हें जिंदा देखना होगा या उनकी लाशें देखनी होंगी। सब लोग पीछा करो। हाँ, सही है, ग्लोरियस स्काई फेडरेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खोनी नहीं चाहिए। सब लोग पीछा करो। अगर वे हमारे इलाके में भाग गए तो हमारी सारी इज्जत चली जाएगी। भले ही ये लोग डायमेंशनल स्पेस में समा जाएं, हमें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। इन लोगों से कहो कि स्पेस जेम्स के साथ दिखावा करें। इस बार अगर वे मरते भी नहीं हैं तो वे अपाहिज हो जाएंगे। बात करना बंद करो, सब लोग पीछा करो। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक स्पेसक्राफ्ट तेजी से एलियन स्टार सिस्टम में घुस गए। डार्क यूनिवर्स धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन रहा था, जिसमें एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल खिंचाव था जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी गहराई में खींच रहा था। ब्लैक होल के किनारे पर ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पूरी रफ्तार से बाहर की ओर उड़ रहा था, लेकिन सक्शन बहुत ज्यादा था जिससे वह आज़ाद नहीं हो पा रहा था। स्पेसशिप के अंदर वांग हाओ की भौहें तन गई थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जरूर डायमेंशनल स्पेस में खींच जाएंगे। बैबियन, अब हमारी बारी है। क्यूलेई दहाड़ा और उसके शरीर से एक डरावनी आभा निकली। बैबियन ने सिर हिलाया, जिससे भी एक डरावनी आभा निकली। तुम क्या कर रहे हो? मत भूलो, तुम्हारी साधना पहले ही मार्शल एम्परर के दायरे से आगे निकल चुकी है। तुम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो स्पेस फिर से ढह जाएगा। ले जुबान बार बार चिल्लाया। चिंता मत करो, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्यूलेई ने सिर हिलाया, फिर उसने और बैबियन ने ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर हाथ रखा। अगले ही सेकंड ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप ट्रांसपेरेंट शील्ड की एक लेयर में लिपट गया। पहले के उलट यह ब्लैक होल के सक्शन में फंसा नहीं था और धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा। चालाक, थ्रू क्यूई का इस्तेमाल करके पावरफुल थरस्ट पैदा करना ब्लैक ड्रैगन के अपने प्रोपल्शन के साथ ब्लैक होल से बचने के लिए। लिंग जियाओ ने हैरानी से क्यूलेई और बैबियन को देखा, यह महसूस करते हुए कि उन्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अकेले उनके अनुभव की कमी जानलेवा हो सकती है। कुछ ही देर में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल खिंचाव से बच निकला। लेकिन जब सबने सोचा कि वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं तो कॉकपिट में लिंगलिंग अचानक घबराकर चिल्लाया, हम बड़ी मुसीबत में हैं। स्पेसशिप मार्शल एम्परर से ट्रू क्यूई का असर नहीं झेल पाएगा, ये टूटने वाला है। क्या? सब लोग घबराकर चिल्लाए। क्यूलेई ने अजीब तरह से हंसते हुए अपना सिर पीछे खुजलाया, मैं भूल गया, तुम्हारे स्पेसशिप का हल लेवल 4 एलॉय से बना है। ऐसा लगता है कि यह सच में मार्शल एम्परर की ट्रू क्यूई का सामना नहीं कर सकता। याद रखना, तुम पर मेरा एक स्पेसशिप बकाया है। वांग हाओ ने क्यूलेई को देखा, फिर ऑर्डर दिया, लिंगलिंग, सबसे पास का प्लेनेट ढूंढो। हमें लैंड करना है, किसी एलियन प्लेनेट पर लैंड। सब हैरान रह गए। क्या तुम स्पेसशिप को स्पेस में टूटते हुए देखना चाहते हो? वांग हाओ ने मुंह बनाया। सब ने आह भरी। हालांकि लैंडिंग खतरनाक हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। और स्पेसशिप डैमेज होने की वजह से उन्हें वैसे भी दूसरा ढूंढना होगा। मिल गया, सबसे पास का ग्रह बीस्ट किंग स्टार नाम का एक लेवल 4 ग्रह है। लिंगलिंग उत्साह से चिल्लाए। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप की अभी की हालत को देखते हुए वहां उड़ना अभी भी मुमकिन था। बीस्ट किंग स्टार पर रहने वाले एलियंस आधे जानवर, आधे इंसान और आधे जानवर का ग्रुप होना चाहिए। हमारे लिए भेष बदलकर घुलना मिलना आसान होना चाहिए। क्यूलेई ने एक पल सोचा और कहा, आधे इंसान और आधे जानवर। वांग हाओ एलियंस के बारे में बहुत क्यूरियस था और उसने जल्दी से क्यूलेई को आधे जानवरों के बारे में पूछने के लिए एक तरफ खींच लिया। इस बीच ले जुवान, जिया वेई और जू कियानकिन, तीनों लड़कियां, सभी उत्साहित हो गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि एलियन कैसे दिखते हैं और अब उन्हें आखिरकार एक देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप एक बड़े ग्रह के सामने पहुंचा, उसके एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ और तेजी से नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी फ्रिक्शन से पैदा हुई तेज हवा की वजह से ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप का बाहरी हिस्सा अचानक जोर से फट गया। एक बड़ा छेद दिखाई दिया और लगातार तेज तूफान आने लगे। ओह, इस खरगोश के बच्चे के हाथ नहीं हैं, वह कुछ भी पकड़ नहीं सकता। जियाओबाई तुरंत हवा में उड़ गया और ब्लैक ड्रैगन के बाहर की ओर उड़ गया। जियाओबाई, वांग हाओ हैरान रह गया। उसने जियाओबाई के खरगोश के कान पकड़ लिए, लेकिन अगले ही पल तेज हवा की वजह से वांग हाओ का पैर फिसल गया और वह आदमी और खरगोश तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से बाहर चले गए। वांग हाओ, जूनियर ब्रदर, बॉस, सब लोग घबराकर चिल्लाए। वांग हाओ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सब एक पल में हो गया। जब तक वे कुछ कर पाते, वांग हाओ ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से गायब हो चुका था। बैबियन, तुम वांग हाओ को ढूंढो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। क्यूलेई ने एक ट्रू क्यूई शील्ड उठाई, लिंग जियाओ और दूसरों को बचाने के लिए। बैबियन ने सिर हिलाया, छलांग लगाई और ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से कूद गया।
इस समय वान हाउ जियाओबाई को पकड़े हुए था और तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। तेज हवा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। सब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खरगोश का बच्चा, जिसे दुनिया प्यार करती है, इतना दुखद अंत पाएगा। जियाओबाई ने अपनी आंखें ढक लीं, नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वान हाउ ने आंखें घुमाईं। क्या ये खरगोश मुहावरे इस्तेमाल करना भी जानता है? दुखद अंत, तुम तो अच्छा हुआ छुटकारा जैसे हो। एक धमाके के साथ जियाओबाई को अचानक लगा कि वे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। ऊपर देखने पर उसने देखा कि उनके सिर के ऊपर एक पैराशूट दिखाई दिया। ओह हाँ, वान हाउ, ये खरगोश का बच्चा तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। जियाओबाई ने अपने छोटे से सिर से वान हाउ के गाल पर थपथपाया। मजाक करना बंद करो, मुझे लगता है कि हमारी परेशानियां अभी शुरू हुई हैं। वान हाउ ने नीचे देखा और देखा कि जमीन पर दो ग्रुप जोरदार लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी संख्या कम से कम 1000 थी। इनमें से कोई भी ग्रुप इंसान नहीं था। एक तरफ भेड़ियों के सिर थे, जिनका जिक्र क्यूली ने वेयरवुल्फ के तौर पर किया था, और दूसरी तरफ बैल के सिर थे, जो मिनोटॉर के थे। जियाओबाई वान हाउ की बाहों में और सिमट गया। मैंने सुना है कि ये एलियन तुम इंसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, है ना? वान हाउ ने सिर हिलाया। क्यूली के मुताबिक एक बार जब इंसान किसी एलियन ग्रह पर चले जाते हैं तो अगर उन्हें पता चल जाता है तो वे शायद ही कभी बच निकलते हैं। और नीचे के दो ग्रुप में काफ़ी मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। अगर लड़ाई छिड़ जाती तो अपने मार्शल मास्टर लेवल 8 की साधना के साथ वह निश्चित रूप से बहुत बड़े नुकसान में होता। तुम उनसे बात करने में अपना समय ले सकते हो। ये खरगोश का बच्चा पहले नहाकर सो जाएगा। जियाओबाई डरकर तुरंत वान हाउ के पीछे हुड में चढ़ गया, जम्हाई ली और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। वान हाउ ने आंखें घुमाईं। इस आलसी पेटू खरगोश ने अपनी बुरी आदतें किससे सीखीं? इसी समय दोनों ग्रुप ने आसमान में वान हाउ को भी देखा और जानबूझकर लड़ना बंद कर दिया। यह इंसान है। एक वेयरवुल्फ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी मुड़ी हुई तलवार पहले से ही एक क्षण के लिए बेचैन थी। सब लोग गलत मत समझना, मैं इंसान नहीं हूं, हम सब आधे अधूरे जानवर हैं। वान हाउ ने हाथ हिलाया, तुरंत अपनी भेस बदलने की स्किल एक्टिवेट कर ली और उसके सिर पर छोटे छोटे बैल के सींग उगाए। बकवास, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूं और तुम्हें इंसान नहीं बता सकता? एक वेयरवुल्फ गुस्से से बोला। जब वान हाउ उतरा तो वह तुरंत मिनोटॉर की तरफ भागा और अपने सिर पर बैल के सींगों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं एक मिनोटॉर हूं, बस थोड़ा म्यूटेटेड हूं। मिनोटॉर कुछ देर के लिए हैरान रह गए। ये सींग उनके सींगों जैसे ही लग रहे थे, लेकिन इतना म्यूटेशन तो बहुत ज्यादा था, है ना? उन्हें इस बात का कोई निशान नहीं मिला कि मिनोटॉर कैसा दिखता है। वाह, वान हाउ अचानक गहरे दुख के साथ रोने लगा। जब मैं छोटा था तो इंसानों ने मुझे पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, मुझे बर्बाद किया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और ज़बरदस्ती मेरी प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी। अगर मैंने अपनी जान देकर इन बैल के सींगों की रक्षा करने की कसम न खाई होती तो मेरे पास वापस आने की हिम्मत भी नहीं होती। दहाड़ दहाड़, धिक्कार है इंसानों पर। मिनोटॉर गुस्से में बार बार दहाड़ रहे थे। उनके अपने भाई की इंसानों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और उसके पहले सुंदर बैल के सिर को भी एक सुंदर लड़के में बदल दिया। ऐसी बात पर उन्हें गुस्सा कैसे नहीं आता? गुस्से में भरे मिनोटॉर के ग्रुप को देखकर वान हाउ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सोचा, अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ। मुझे याद है कि क्यूलेई ने कहा था कि मिनोटॉर बीस्टमैन में सबसे बेवकूफ़ और बेवकूफ़ नस्ल हैं। क्यूली के अनुसार हालांकि मिनोटॉर बहुत ज़्यादा ताकतवर और संख्या में हैं, जिससे वे एक बहुत ताकतवर नस्ल बन जाते हैं, लेकिन दूसरी नस्लें उन्हें हमेशा धोखा देती हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, वे पैसे नहीं कमा सकते और कोई चाल नहीं चल सकते। ये देखकर कि मिनोटॉर कितने बेवकूफ़ हैं, दूसरी बीस्टमैन नस्लों को उन्हें बॉडीगार्ड के तौर पर काम पर रखने में बहुत आसानी होती थी। यह न सिर्फ सस्ता था बल्कि बहुत सुरक्षित भी था। युद्ध के समय मिनोटॉर को सुसाइड स्क्वाड बनने के लिए भी धोखा दिया जाता था। उनका आउटपुट और इनकम पूरी तरह से बेहिसाब थी। उन्हें आमतौर पर बाद में ही पता चलता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वे अगली बार भी उसी चाल में फंस जाते थे। ये कहना होगा, यह एक चमत्कार है कि यह नस्ल अब तक बची हुई है। चाहे वह प्लास्टिक सर्जरी वाला मिनोटॉर हो या नहीं, बस उन सबको काट डालो। एक वुल्फमैन ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, जब तक हम फॉक्स ट्राइब की यंग मिस को किडनैप करते रहेंगे, हम अमीर रहेंगे। दहाड़, सभी वुल्फमैन दहाड़े और फिर तेजी से मिनोटॉर्स की तरफ बढ़े। मिनोटॉर्स भी पीछे नहीं रहे, जोर से दहाड़े और उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। फॉक्स ट्राइब की यंग मिस। वान हाउ एक पल के लिए हैरान रह गया और इधर उधर देखने लगा। क्यूलेई के इंट्रोडक्शन के अनुसार बीस्टमैन में सिर्फ फॉक्स ट्राइब ही 90% इंसानों जैसा दिखता है और ज़्यादातर फॉक्स ट्राइब की औरतें बहुत चार्मिंग होती हैं। इंसानों की दुनिया में वे बेमिसाल खूबसूरत, मनमोहक से क्यूबी होंगी। कहा जाता है कि जब ह्यूमन रेस और एलियन रेस मिल्की वे गैलेक्सी में दबदबे के लिए होड़ कर रही थी
तो कई ऊंचे पद वाले इंसान फॉक्स ट्राइब के हनी ट्रैप में फंस गए, ईमानदारी से अपने सारे राज बता दिए और इंसानियत को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिर में इंसानी हाई कमांड के पास मौत का ऑर्डर देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फॉक्स ट्राइब की किसी भी औरत को देखते ही मार डालो, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तभी इंसानियत मिल्की वे गैलेक्सी पर सफलतापूर्वक दबदबा बना पाए। अब जब उसका सामना इस मशहूर सक्यूबस से हुआ तो वह उसे ध्यान से कैसे नहीं देख सकता था। जल्द ही वांग हाओ ने दूर 3 मिनोटॉर को एक छोटी सी औरत की रक्षा करते देखा। इस औरत का फिगर पतला था और स्किन बहुत गोरी थी, उसका बर्फ जैसा सफ़ेद नाजुक चेहरा जैद जैसा साफ था। पहली नज़र में ही वह साफ तौर पर एक बेमिसाल खूबसूरती थी। हालांकि इस बेमिसाल खूबसूरती के पीछे उसकी एक रोएंदार पूंछ थी और उसके कान भी रोएंदार लोमड़ी के कान थे। जैसा कि एक सक्यूबस से उम्मीद की जाती है, हर हरकत बहुत दिलकश है। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। ये लंबे पतले अंगों वाले लोगों का सबसे अच्छा उदाहरण होना चाहिए। ऐसे पैर जिनसे आप सालों तक खेल सकते हैं, है ना? लड़ाई के दौरान तुम्हारा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? एक वुल्फमैन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, क्योंकि वह एक लंबी तलवार लेकर वांग हाओ पर झपटा था। वुल्फमैन का स्वभाव भेड़ियों जैसा होता है, वे ग्रुप में हमला करना पसंद करते हैं। इस वुल्फमैन की वजह से आसपास के कई वुल्फमैन की आंखों में भी तेज रोशनी चमकने लगी और आकृतियां एक तेज बाढ़ की तरह बाहर निकलीं, जिसमें एक ऐसा जोश था जिसे रोका नहीं जा सकता था। ये सुनकर वांग हाओ की आंखें खुल गईं, उनमें एक ठंडी सी चमक दौड़ गई। वह बिना हड़बड़ी के एक कदम आगे बढ़ा और धीरे से बोला, बस ये टेस्ट करने के लिए कि हाल ही में मेरी ताकत कितनी बड़ी है। अपनी आवाज़ गिरने से पहले वांग हाओ तुरंत स्वर्ग और इंसान की एकता की हालत में पहुंच गया। उसका पूरा वजूद दुनिया में मिल गया और स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार उसके शरीर में भरती गई, जिससे उसकी ताकत, समझ और स्पीड बहुत बढ़ गई। उसी समय वांग हाओ ने एक मिडिल फिंगर भी दिखाए। ये पब्लिक एनिमी की एक अंदरूनी स्किल थी, उकसाने वाली मिडिल फिंगर, जिससे दुश्मन उस पर हमला कर सकते थे जबकि उनकी इंटेलिजेंस सीधे 0 हो जाती थी। दहाड़ वांग हाओ की मिडिल फिंगर देखकर उसके सामने खड़े वुल्फमैन की आंखों में अचानक लाल रोशनी चमक उठी। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस प्लास्टिक सर्जरी मिनोटॉर को टुकड़े टुकड़े कर दो, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दो। एक पल में वुल्फमैन जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अस्त व्यस्त हो गए। उनका ग्रुप एक पल में पूरी तरह टूट गया। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और उसकी बड़ी तलवार उसके हाथ में आ गई। वह जोर से जमीन पर गिरा, उसका पूरा शरीर तेजी से बाहर निकला और उसके हाथ में बड़ी तलवार धीरे धीरे ऊपर उठी। अगले ही सेकंड तलवार की एक चमकदार रोशनी तेजी से चमकी और वुल्फमैन तुरंत 2 हिस्सों में बंट गए। खून का लेवल बहुत ज्यादा था और वांग हाओ वुल्फमैन की भीड़ में एक बुलफाइटर की तरह आराम से टहल रहा था, उन सांडों से खेल रहा था जिनमें कोई अक्ल नहीं थी और जो सिर्फ जबरदस्ती का इस्तेमाल करना जानते थे। इसी समय दूर से फॉक्स ट्राइब की यंग मिस ने भी वांग हाओ को देखा। वह इन अनजान वुल्फमैन या मिनोटॉर जैसी नहीं थी, उसे बचपन से ही इंसानी सभ्यता में बहुत दिलचस्पी थी। वह एक नज़र में बता सकती थी कि वांग हाओ स्वर्ग और इंसान की एकता का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी मार्शल आर्ट बिल्कुल नेचुरल थी। क्या ये प्लास्टिक सर्जरी वाला मिनोटॉर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह भेष में कोई इंसान है? फॉक्स ट्राइब की यंग मिस ने धीरे से कहा। जैसे ही लाल खून बिखरा, वांग हाओ इंसानों की नरक में घूमते हुए एक शैतान की तरह था, एक एक करके वुल्फमैन की जान ले रहा था। डिंग डोंग, होस्ट को एक जान मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक जान मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। कुछ ही सांसों में वांग हाओ की तलवार के नीचे 100 से ज्यादा वुल्फमैन मारे गए। बिखरे हुए खून ने जमीन को लाल कर दिया, जिससे डूबते सूरज में थोड़ा दुख भर गया। दहाड़ ये सीन देखकर वुल्फमैन एक्सपर्ट गुस्से में आसमान की ओर दहाड़े। वे आगे बढ़कर वांग हाओ को मारकर अपने कबीलों का बदला लेना चाहते थे, लेकिन उन शापित मिनोटॉर्स ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उन्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दिया। जब वांग हाओ का शरीर अचानक रुका तो उसकी भौहें तन गईं। उसे अपने शरीर में असली एनर्जी महसूस हुई, उन वुल्फमैन का खून सोखने की इच्छा हुई, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं थी। क्या हो रहा है? वांग हाओ धीरे से बोला। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट द्वारा बनाई गई मार्शल रेडियंस डेमोनिक आर्ट एक टॉप टियर डिवाइन टेक्निक है जिसमें कई ज़बरदस्त इफेक्ट हैं। उनमें से एक है सोने की हड्डियां बनाना और सोने का शरीर बनाना, जिससे शरीर और मजबूत बनता है। सोने की हड्डियां बनाओ, सोने का शरीर बनाओ। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। मार्शल रेडियंस डेमोनिक आर्ट से जुड़ी यादें तुरंत उसके दिमाग में आ गईं। सोने की हड्डियां बनाने के लिए बीस्ट किंग्स का खून स्पिरिचुअलिटी से सोखना होगा। ये बीस्टमैन साफ तौर पर बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन इन वुल्फमैन को बीस्ट किंग्स नहीं माना जा सकता, इसलिए मार्शल रेडियंस डेमोनिक आर्ट से बनाई गई असली एनर्जी को उनके खून में थोड़ी ही दिलचस्पी है। सोने का शरीर बनाने के लिए इसके लिए मशहूर दिव्य जानवरों के खून की ज़रूरत होती है जो पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। लगता है इस बार बीस्ट किंग स्टार आना किस्मत से हुआ था।
वांग हाओ के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। कियूली के मुताबिक बीस्ट किंग स्टार पर 2 बीस्टमैन शाही कबीले हैं, टाइगर कबीला और लान कबीला। उसे यकीन था कि इन दोनों कबीलों के खून का इस्तेमाल करके वह अपनी सोने की हड्डियां जरूर बना पाएगा। अगर खून की क्वालिटी काफ़ी नहीं थी तो वह खून की कमी को क्वांटिटी से पूरा कर लेगा। पीछे हटो। वुल्फमैन लीडर ने अपने भाइयों को एक एक करके गिरते देखा, ये जानते हुए कि हालात अब ठीक नहीं हो सकते, और उसने पीछे हटने का आदेश दिया। ओह! वुल्फमैन के पीछे हटने के बाद मिनोटॉर जोर से चिल्लाए। उसी समय वहां मौजूद सभी मिनोटॉर ने वांग हाओ की तरफ देखा। अगर यह मिनोटॉर अचानक नहीं आता तो वे वुल्फमैन को इतनी आसानी से पीछे नहीं हटा पाते। लेकिन ठीक इसी मिनोटॉर के आने की वजह से वुल्फमैन ने अपने 100 से ज़्यादा तरह के लोगों को खो दिया, और आखिर में उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।